हेलो मेंबर, मेरे साथ हम 5 मिनट और वेट करते हैं। अरे मैडम, यहाँ पे आइए ना, खाली है। आ जाइए यहाँ पे। क्या? आ जाइए। अरे ये नहीं, खड़े। अरे व्यवस्थित बोला था लड़की। ये अरे यहाँ इधर रास्ता पर है ना। क्या क्या? अरे वो ही बोल सकती है। बोलेगा लेकिन क्या है? अच्छा अरे लाइट आ गई। अरे क्या बात है, लाइट भी आ गई। हेलो हेलो गुड। Okay, let's we start our SGM. I will request chairman to do. हेलो, सोसाइटी के उपस्थित सभी मेंबर्स सभासद का यहाँ पर एसडीएम के लिए स्वागत है। यहाँ पर जो एसडीएम होने वाली है तो कुछ आपको एक हफ्ते पहले नोटिस दी गई होगी। वो नोटिस पर विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर एसडीएम उपस्थित की गई है। तो आप सभी से विनती है जो नोटिस दिए गए मुद्दे अनुसार आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। और एक विनती है कि जो यहाँ पर एग्रीमेंट सोसाइटी का सभासद हो उन्हीं को ही बोलना अलाउड है। मतलब जिनका एग्रीमेंट में पैदा ना हो, जो ओरिजिनल मेंबर हो, उनको ही यहाँ पर बोलने के लिए दिया जाएगा। सेकंड अलाउड नहीं है। देना चाहिए बराबर ना जी। एग्रीमेंट फर्स्ट ना रहेगा तो चलेगा। दो नाम चलता है कि मीट के लिए एग्रीमेंट में नाम है जो, लेकिन मीटिंग दो अटेंड नहीं कर सकते। मीटिंग एक को अटेंड करनी है, फर्स्ट को अटेंड करना है। हाँ वही बोला, कोई भी एक मतलब फर्स्ट ओनर ने अगर यूनिवर्सिटी वाला का सेकंड ओनर के लिए नहीं ऐसा है। तो मैं आगे का विचार उन्नयन करने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलने को माइक सकता है। थैंक यू चेयरमैन जी। हेलो हेलो थैंक यू चेयरमैन जी। Before we start our SGM, I would like to give you the agenda. Basically, I will request all members to stick with the agenda only, क्योंकि हम सबका टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमको कोई भी ऐसे डिस्कशन नहीं करना है जो एजेंडा में नहीं है। करना है कोई बात नहीं, अपन करेंगे, उसमें कोई ये नहीं है, पर पहले हम एजेंडा फिनिश करते हैं, उसके बाद में अगर टाइम बचता है और सबकी अगर अनुमति है तभी करेंगे। क्या होता है, हर बार हम लोग अपना डिस्कशन करते हैं और बेमतलब का अपना जो मुद्दा रहता है वो छोड़ के हम कहीं और जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उसमें स्टिक रहेंगे एक ही मुद्दे के ऊपर, और मुद्दे के रिलेटेड ही बात करेंगे। उससे रिलेटेड जिसको भी बात करना है वो आराम से बात करे। कोई किसी का यहाँ पे झगड़ा नहीं है, आराम से अपना मुद्दा ये करे। इसमें आप सभी के मुद्दे सुने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप हमारे अगेंस्ट बात करें तो हम आपका नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप बेफिक्र रहो और आप अपना हाथ ऊपर करें और सबको बोलने का टाइम मिलेगा। तो कोशिश करें बोलने वाला भी कि भाई ये सबकी मीटिंग है, अपनी घर एजीएम है, सब एसजीएम है, सबको बोलने का है, तो सबके लिए टाइम दे।
खाली अपने ही ये ना सुनाए, बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके, आई एम स्टार्टिंग दिस एजेंडा। एज यू नो पीपल दैट लास्ट टाइम वी हैव ऑनलाइन एजीएम, जहाँ पे हमने कुछ एजीएम के एजेंडे पे डिस्कस हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। तो बहुत जगह कहना था कि ये ऑनलाइन है तो इसमें हम लोगों को पार्टिसिपेट करने नहीं मिला। तो उसमें 2 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमारा एक रिपेयरिंग का मुद्दा है। हमारा रिपेयरिंग का मुद्दा है जो 4 साल से हम लोग चल रहा है, जिसमें बहुत से अलग अलग उसके अंदर तर्क निकल आते हैं। जब भी हम कोई फाइनल करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर कोई ना कोई तो आपका एक नया मुद्दा उसमें ऐड कर देता है, तो हम वहाँ पे आते हैं। तो ऐसे हमने 4 साल तो गवा चुके हैं, और 4 साल हम सभी ने सफर किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने किया है, सबने सफर किया है। और इसका नुकसान क्या हो रहा है कि हर एक फ्लैट ओनर का नुकसान हो रहा है जिसके घर में लीकेज है वो ड्यू टू रेनी सीजन। तो उस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना इन 2 मुद्दे पे ही हम लोग इस बार बात करें। बाकी मुद्दे पे हम बात करेंगे नो इशू, पर उसको हम बाद में ये करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने एजीएम लेने के बाद में हमने जब हमको ये मिला कि भाई एजीएम, तो हमको ये मिला कि भाई ऑनलाइन में तो हमें कुछ पार्टिसिपेट करने मिला नहीं। तो हमने सोचा कि यार ऐसे ही नहीं होगा कि हमने अपने हिसाब से डिसीजन लिया। तो हमने क्या किया कि उसके लिए हमने राइटिंग कंसेंट रेडी किया, और राइटिंग कंसेंट उन लोगों को दिया जिन्होंने एजीएम अटेंड की थी। उनके सबके नाम नोट करके उन सबको हमने एक हार्ड कॉपी दी थी राइटिंग में, और उनके फीडबैक, उनके जो भी अप्रूवल है वो राइटिंग में हमने लिए थे। और ऑन दैट ग्राउंड हमने कुछ डिसीजन लिए हैं जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जो भी मेजोरिटी के हिसाब से हमने लिए हुए, तो वो जो भी मेजोरिटी इसको भी चेक करना है वो हम दिखा सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कोई इशू नहीं है। आप पूछ सकते हैं तो हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो मुद्दा था वो था रिपेयरिंग का, क्योंकि रिपेयरिंग एज यू नो कि रिपेयरिंग का हमारा मुद्दा 4 साल से चल रहा है, हम लोग को खत्म करना है। तो उसमें हमारा मुद्दा था कि कंसल्टेंट अपॉइंट करना था, और पहले हमने कंसल्टेंट एडिटेक को अपॉइंट किया था, पर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये बराबर नहीं है, आप लोगों ने किया। कुछ लोगों ने किया नहीं, कमेटी को तो पूरा हक है कि आप कमेटी कंसल्टेंट अपॉइंट कर सकता है। तो हमने सोचा नहीं यार ऐसा मत करते हैं, एक काम करते हैं, वापस एक बार 4-5 मेंबर्स को वहाँ पे बुला लेते हैं ऑफिस में, उनके साथ डिस्कस करते हैं, फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं। हमने उसके लिए प्रायर नोटिस दी थी 7 दिन का, 7 से 10 दिन की हमने नोटिस दी थी, जहाँ पे हमने माइगेट, मेल, स्टेज अपना जो नोटिस बोर्ड सब पे लगाया था कि जिसके भी पहचान के जितने भी कंसल्टेंट है प्लीज आप रेफर करो और उनको ऑफिस में आने के लिए। हमारे पास कुल मिला के 4 कंसल्टेंट के ये आए थे, इंटरेस्ट आए थे, 5 आए थे। और 5 में से फिर हमने इनवाइट किया था मिस्टर मुल्ला, बाद में संजय पांडे जी, वैभव दवनकर, दबा जी, इन 4 लोगों को हमने साथ में डिस्कस करेंगे। उसमें से मेरे हिसाब से एक बार तो शायद वैभव जी आए थे, फिर वैभव जी बिजी हो गए, फिर मुल्ला जी हमारे साथ कंटिन्यूस थे। मुल्ला जी ने हमारे साथ बैठ के डिस्कस किया, हर एक से उनसे जो क्वेश्चन कर रहे थे मुल्ला जी ने क्रॉस चेक किया। सब चेक करने के बाद मुल्ला जी ने 3 को रिजेक्ट किया और 2 को उन्होंने सिलेक्ट किया। नहीं उसमें मालूम नहीं हुआ था, ठीक है, उन्होंने एक्चुअली को बताया था। तो उसमें ऐसा हुआ कि हमने उनको बोला ठीक है अभी एक काम करते हैं, हम ये पुटअप करते हैं एजीएम में। तो एजीएम में हमने पुट करके हमने अपना पूरा व्यू हमने पब्लिक को दे दिया कि अब आप लोग डिसाइड करो उसमें क्या करना है। तो उसमें जब हमको वोटिंग मिला, तो वोटिंग में हमको जो ये आए हैं 2 के बीच में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, उसमें एक्चुअली को मिला था, एक्चुअली जो है जो कि चेंबूर बेस है बंदा, उसको 19 मिले थे, एडिटेक को 23 मिला था, बोथ 17 मिले थे। बोथ मतलब दोनों के लिए वो एग्री थे, कोई भी करो आप, उसके लिए बोथ 17 था। नो मतलब किसी को भी करना नहीं है, ऐसे 4 जन आए थे कि भाई करो मत, और ब्लैंक जिन्होंने 4 ब्लैंक किया था कि हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको जो करना है करो। तो ऐसे मिला के जो 2 में से एक्वेचर को 19 और एडिटेक को 23, तो वो बेसिस पे एडिटेक हमने कंसल्टेंट पुट कर लिया। उसके बाद में हमने सीसीटीवी का डाला था। सीसीटीवी में हमने टोटल 67 वोट किए थे, जिसमें 4 जिसे सीसीटीवी में सीसीटीवी सोल्यूशन करके थे उसमें 2 आए,
बाद में नो करके 4 जन का आया, साई केयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड उसको 4 आए, जेड प्लस सीसीटीवी सोल्यूशन उसको 51 आए, और ब्लैंक में 2 जन ने दिया था, तो इसलिए हमने वो जेड प्लस सीसीटीवी सोल्यूशन को पास कर दिया। अच्छा, एक तीसरा मुद्दा था जो कि आउटस्टैंडिंग पेमेंट इशू ऑफ मिस्टर पीटर फर्नांडिस, तो उसमें भी हमने ये किया था वोटिंग, जिसके अंदर हमको बोथ ने बताया था, एक नो में 19 और यस में 39 और ब्लैंक 8, तो उसका भी इस तरह से मेजोरिटी के हिसाब से पीटर जी का जो सोल्यूशन हमने दिया था वो पास हो गया है। तो ये हो गया अपना रिपेयरिंग रिलेटेड। अब इसमें कैसे है कि देखिए, अगर रिपेयरिंग स्टार्ट करना है तो हमको इमीडिएट टेंडरिंग करना होगा, और टेंडरिंग करके हमको पेपर ऐड देनी है, पेपर ऐड देके हमको टेंडर्स मंगाने हैं, टेंडर्स ऐड करके हमको उसको टेंडर को ओपन करना है, और टेंडर ओपन करके हमको सामने जो भी वेंडर को फिक्स करना है वो हम सब मिलके करना है, तो वो हम प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसके लिए क्या है कि देखिए, खर्चा तो आने वाला है, और हमने जिस तरह से वर्किंग किया हुआ है कि हम ये जो काम है पूरा जो रिपेयरिंग का काम है वो एक साथ नहीं करने वाले। हमने कहा था लास्ट टाइम एजीएम में कि हम ये फेस वाइज करेंगे, जैसे कि पहले फेस में हम शेड और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर रिपेयरिंग है, जैसे कि बीम कॉलम जिनके टूटे हैं वो रिपेयर हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीम और कॉलम का और शेड का। इससे क्या होगा कि अपना जो मैक्सिमम जो हमने बात किया कंसल्टेंट में, तो उसका जो सजेशन के हिसाब से ये 2 चीज़ को अर्जेंसी में हमको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हिसाब से बिल्डिंग का थोड़ा सा अपना एक अच्छा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा और अच्छा काम हो जाएगा। तो शेड से अपना जो लीकेज का इशू है वो क्लियर हो जाएगा, और स्ट्रक्चर से अपना स्ट्रक्चरल इशू हो जाएगा। सेकेंड फेज में जब हम लोग का ये खत्म होता है, सेकेंड फेज में हम स्टार्ट करेंगे साइड वॉल प्लास्टरिंग, जो डेड वॉल प्लास्टरिंग है, साइड वॉल प्लास्टरिंग है, जो साइड से जो लीकेज आते हैं वो। अच्छा, इन बिटवीन हम लोग जैसे ही शेड का काम होता है उसके बाद में हम जिसके घर के लीकेज है, साइड वॉल लीकेज है, वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे उसको फाइंड आउट करना। तो इन बिटवीन अगर सोल्यूशन है तो उसके अंदर क्रैक फिलिंग का सोल्यूशन हम इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट कर देंगे दैट टाइम आफ्टर इंस्टॉलिंग द रूफ टॉप। तो उसके बाद में हम साइड वॉल की जो भी जिसकी भी लीकेज के इशू आते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो टेरेस से आना बंद हो जाएगा, तो अभी जो आना है वो साइड से आएगा, तो हमको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है वो साइड वॉल से हो रहा है। तो जो साइड वॉल में इश्यूज है वो साइड वॉल पे हम पहले उसको फेस करेंगे, दैट विल कम और सेकेंड फेज में। और थर्ड फेज में जैसे कि इन बिटवीन अभी आप लोगों को पता है कि हम लोग कुछ ऐसा कर रहे थे कि जिससे हम अपने जो बजट है थोड़ा करके जो भी प्लम्बिंग का काम है, हमने लास्ट टाइम बताया था कि अपने वो कुछ प्लम्बिंग है वो हमको करना है, कि प्लम्बिंग पूरा खराब हो चुका है, बिना लाइन है, सब लोगों को पाइप का प्रॉब्लम से पाइप चढ़ रहा है, पानी मिल रहा नहीं है। तो वो जो धीरे धीरे हम लोगों ने कम से कम एक प्लम्बिंग के 7 ते 8 बिल्डिंग केल्या, 7 ते 8 बिल्डिंग केल्या ना, 7 to 8 बिल्डिंग्स के हमने प्लम्बिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि नई प्लम्बिंग है, जिसमें हमने एक इस तरह से वर्किंग किया है कि किचन के लिए हम सिंगल लाइन डालेंगे, जो कि टॉप फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक वो सिंगल लाइन आएगी, और बाथरूम में हम 5 लाइन सेपरेट डालने वाले हैं, जिसके अंदर हर फ्लैट की एक अलग लाइन होगी। अब उसका फायदा ये होगा कि अभी सपोज कोई है जो हमको मेंटेनेंस दे रहा नहीं, जिसका मेंटेनेंस बहुत पुराना है, तो हम उसके ऊपर इजीली एक्शन ले सकते हैं कि अगर उसका पानी बंद करना है तो बाथरूम का पानी हम बंद कर सकते हैं उसको, किचन में हम पानी देंगे उसको, पर बाथरूम का हम पानी उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो मेंटेनेंस रहेगा तो वो चालू हो जाएगा। तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि ऊपर हमने नॉब लगा के रखे हुए। तो ये हमारा ये था और हमने ऑलरेडी किया है। तो अभी हमारा जो फोकस है, तो उसके बाद में जो हम प्लम्बिंग का है वो इन पे फिर हम चालू रखेंगे। प्लम्बिंग का अप्रोक्सीमेटली मैं खर्चा आपको बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि प्लम्बिंग का हम लोग जब टाइम मिलेगा, जब कोई इशू आता है, क्योंकि पुराने जब कंप्लेंट आते हैं तो हम उसका इमीडिएट उसको रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट इज कम अंडर इमरजेंसी। पर स्टिल हम लोगों ने किसी ने बोला कि तुम एजेंट ले लो, ठीक है एजेंट में डाल देते हैं, तो हमने ये एजेंट में डाल रहे हैं कि भाई प्लम्बिंग का जो भी खर्चा होगा वो हम करते रहेंगे। तो जो भी रेट फिक्स है वही रहेगा, जिसको भी चेक करना है, अगर आपको लगता है कि प्लम्बिंग कहीं इशू है, हमारे अकाउंटिंग में इशू है या हमारे कहीं तो कोटेशन में इशू है, आप कभी भी आके एनी टाइम आके कोई पूछ सकता है और उसको हम बताएंगे। उसको देखना है, जो भी बिल देखना है, जो भी ऑर्डर देखना है, वो ही कैन एनी टाइम ही कैन कम एंड चेक। तो उसमें कोई भी ये नहीं, पूरा ट्रांसपेरेंसी है। तो वो प्लम्बिंग का काम हम साइमल्टेनियसली करते रहेंगे इसमें। अब रही ये जो उसकी बात, बाकी काम की बात, तो बाकी जो काम है वो हम नेक्स्ट जैसे ये खत्म होता है तो बारिश के बाद में हम और एक एजीएम तो आने वाली है, उसके बाद में एजीएम या एचजीएम में हम वापस एक प्रपोजल रखेंगे और फिर उसको सेकेंड फेज में लेंगे।
अच्छा, फर्स्ट फेज में हमको जो खर्चा आने वाला है, जो हमने रफ कैलकुलेट किया हुआ है, जो हमको मिला है, उस सबसे हमको जो पूरा खर्चा आने वाला है वो अराउंड आएगा ओके। तो इसमें जो अराउंड खर्चा है हमारा 60 लाख हम लोग अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं। 60 लाख 5 to 10% ऊपर नीचे हो सकता है, पर 60 लाख का हमने अप्रॉक्स पकड़ के चला है खर्चा। हाँ, 60 लाख का हमने अप्रॉक्स खर्चा है वो लेके चल रहे हैं हम लोग। अब 60 लाख में आपका शेड आ गया, आपका जो ये है स्ट्रक्चरल रिपेयरिंग है वो कुछ 5-10 लाख का स्ट्रक्चरल रिपेयरिंग है, जिसके कोचिंग फ्लैट में क्रैक आए हुए हैं और बीम पे कॉलम पे क्रैक आए हैं, तो उसका जो है वो हमने पकड़ के चल रहे हैं, वो बचा। तो 60 लाख के अप्रॉक्सीमेटली करते हैं। अब ये 60 लाख का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम सब 240 मेंबर को हम उनको देना पड़ेगा। तो उसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो फ्लैट है, जैसे कि है कोई है 415 बिल्टअप है, 460 है, 480 है, 535 है, 540 है, 595 है, 680 है और 750 है। ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के फ्लैट्स हैं। अब ऐसा जो लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था एजीएम में कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम सबको डिवाइड होगा। तो अगर हम ये 60 लाख रुपीज अगर हम सब में डिवाइड करते हैं मेजर रिपेयरिंग में, सबसे राउंड अप किया हुआ है, तो इसके अंदर राउंड अप मेजर रिपेयर फंड जो कि 415 जो फ्लैट स्क्वायर फीट 415 है बिल्टअप, उसके ऊपर 19,290 उसको पे करना है, 19,290। 460 जो एरिया है उसके लिए 21,380। फर्स्ट फेज का जो 60 लाख का एक्सपेंस है उसके लिए मैं कंट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ। ओके, 460 का है कारपेट का बिल्टअप का है 21,380, 480 का है 22,310, 535 का है 24,865, 540 का है 25,100, 595 का है 27,650 और 680 का है 31,600 और 750 का है 34,860। तो ये हर एक फ्लैट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसका जो एरिया का फ्लैट है उतना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन आप जितना जल्दी देंगे उतना अच्छा है, बट ये अपना काम जो स्टार्ट करना है इमीडिएट बेसिस पे। तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जो कोरोना का जो सिचुएशन है, लोगों की बहुत से लोगों की नौकरियां गई हुई है, सबके फाइनेंशियल क्राइसिस है, पर स्टिल तो हमने सोचा है कि ये काम स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास एफडी है, इनिशियली आप लोगों को ये डिपॉजिट करना है। हर महीने में 5,000 रुपीज का आप टारगेट करके चलिए, हर एक को अपने अपने अकाउंट में 5,000 जाना, ठीक है। रिपेयरिंग का काम करना जरूरी है, 5,000 रुपया हर महीने को हर एक बंदे को शेयर करना है उसके अंदर। तो वो हिसाब से आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहिए, बैंक में जमा होता रहेगा, वही यूटिलाइज होगा। बट अगर जब हमको जरूरत पड़ेगी उसके अलावा, तो हमारे पास जो एफडी है, जो टोटल एफडी है वो है 45,67,793 की, जिसमें हमने अपने टेन्योर में 20 लाख की डिपॉजिट हमने की है, 20 लाख की। उसके अलावा 25 लाख प्रीवियस का जितनी भी कमेटी थी उन्होंने 25 लाख की थी, और हमारे 4 साल में हमने 20 लाख की डिपॉजिट की हुई है, जो कि एफडी हमारे पास पड़ी। तो अभी टोटल हमारे पास 45,67,000 है। तो हमारे पास बैंक बैलेंस है आज के इसमें वसई विकास में 8,95,000 है, थाना कोऑपरेटिव बैंक में है 2,49,292 है, और पंजाब नेशनल बैंक में है 2,43,893। ये है 29 मई तक का डिटेल। तो हमारे पास ओवरऑल पकड़ के 10, ये हो गया 12 और ये 55 लाख तक का हमारे पास फंड है। पर ये फंड हमारा एफडी है, तो हमारी इच्छा नहीं है उसे तोड़ने की। फ्रैंकली स्पीकिंग, जितना आप लोग ज्यादा कंट्रीब्यूशन जल्दी करेंगे उतना अपने को इस पे स्ट्रेस नहीं आएगा। पर अगर हम काम चालू करते हैं और हमको पैसे की जरूरत लगती है तो हम ये एफडी तोड़ेंगे, जो भी। इसीलिए हम ये भी रेजोल्यूशन देना चाहते हैं कि भाई अगर हमको जरूरत हो, अगर हमको जरूरत है तो ही, ऐसा नहीं है कि भाई पैसा पड़ा है और फिर जबरदस्ती एफडी नहीं तोड़ना है हमको। अगर पैसा नहीं है तो ही तोड़ना है। आप सभी से विनती है कि आप अपने कंट्रीब्यूशन जल्द से जल्द स्टार्ट करें, भरना चालू करें, ताकि अपना काम स्टार्ट हो। तो ये रहा अपना रिपेयरिंग रिलेटेड इशू। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा
वो था एक्शन अगेंस्ट द मेजर डिफॉल्टर। अभी हमारे यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम से हमारा यही मुद्दा चल रहा है कि मेजर डिफॉल्टर को आप लोग एक्शन लो, डिफॉल्टर का पेमेंट लो, डिफॉल्ट हम भी सही हम समझ रहे हैं उस चीज़ को इम्पोर्टेंट, और वो बेस पे हमने एक्शन भी ली है, कुछ समझदारी से बात भी की है लोगों से, उन्होंने पे भी किया है, लोग बहुत जने ने पे किया है, बहुत जने नहीं किया, जो नहीं करने वाले वो नहीं कर रहे उनको, तो उनके ऊपर हमने एक लीगल एक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं, जो कि टोटल 10 मेंबर है। मैं उनका नाम और फ्लैट नंबर आपको बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर लीगल एक्शन हो गई है। अभी हमारे हाथ में नहीं है, ये पूरा रजिस्टर के हाथ में है, ये रिकवरी उनके हाथ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है मेंबर्स, मैं एक एक करके नाम था, 129,303 मिस्टर रवि कुमार, उनका टोटल है 3,11,875। जी आचार्य 127,104, उनका टोटल है 2,71,000। 127,002 सुसराल श्रीनिवासन, उनका है 164,935। बाद में 125,002 एल्बैन गॉन्साल्विस, उनका है 1,33,051। बाद में 125,201 मारिया मचाडो, उनका है 1,18,647। बाद में है रवि उलाल 123,402, उनका है 1,15,140। 126,001 मिस्टर अशोक जी शेर खाने, उनका है 1,23,828। 133,303 मिस्टर उमेश मुजुमदार, उनका है 98,595। 134,101 राजन मेहता, उनका है 63,208। ये जो 10 मेंबर है इनके ऊपर हमने लीगल एक्शन ली हुई है। अब इसका ऐसा है कि देखिए, हमको 15,21,397 कवर करने के लिए हम लोग को करीबन 1 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, करीबन 1 लाख रुपए सिर्फ 10 मेंबर के ऊपर। अगर हम सब पे केस करने जाएंगे तो अननेसेसरी हम 5 से 6 लाख रुपया लीगल एक्शन में डालेंगे, लिटिगेशन में डाल देंगे। तो बेटर इसलिए हम लोगों ने जो बड़े हैं उनको पहले टारगेट किया है। अच्छा, बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर क्या एक्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने आज ये मीटिंग रखी है कि उनके ऊपर भी एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारा रिकवरी का काम चालू हो रहा है और हमें पैसे की जरूरत है। अभी दिस इज द राइट टाइम टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर। सो हमने जो कुछ सोल्यूशन हमने ढूंढे हैं ये हम आपके सामने रखते हैं, या आप लोगों को डिसाइड करना है कि क्या वो सोल्यूशन करें या इसके अलावा कुछ करें। आप जैसा बोलेंगे वैसा करने वाली कमी। अब इसमें ऐसा था कि जो मेजर डिफॉल्टर है जिसकी हमने सोचे हैं कि भाई उनकी पार्किंग हम रोक देंगे, मतलब पार्किंग करने नहीं देंगे उनको, हमारे तरफ से हम कोशिश करेंगे। उनके बाथरूम का जो 2 कनेक्शन होते हैं, एक तो हमारा किचन में कनेक्शन है और एक है बाथरूम में, तो हम बाथरूम का कनेक्शन जो हम 5 लाइन कर रहे हैं उस पर हम उनकी कनेक्शन बंद कर देंगे पानी का। और तीसरा है कुछ कलेक्टिंग गार्बेज, जो गार्बेज है उनका कलेक्ट करना हमने स्टॉप कर देंगे। तो ये 3 ऑप्शन हमारे तरफ से हमको लगे तो हमने कर रहे हैं, आपके सामने पुटअप कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा होगा कि ये जो बाथरूम के जो कनेक्शन है वो हमको कुछ कनेक्शन हमको बनाने पड़ेंगे, कुछ पाइपलाइन हमको नहीं डालनी पड़ेगी उस टाइम पे, तो वो हमको खर्चा करना पड़ेगा। तो वो मैंने ऑलरेडी आपको प्लम्बिंग का खर्चा बता दिया है, उसी में हम वो इंक्लूड कर देंगे। तो ये काम हमें इमीडिएट हमको स्टार्ट करना है, तो इसमें आप लोगों का थोड़ा सा अप्रोच चाहिए ताकि हम एक्शन थोड़ा फास्ट ले। अच्छा, इसमें हमने जो ये जो एक्शन है हम वो बंदे पे लेने वाले हैं जिनका 20,000 के ऊपर है। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि 20,000 है, इसका मतलब वो पैंडेमिक के पहले का आउटस्टैंडिंग है, वो बंदा कभी से आउटस्टैंडिंग करते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक के बाद उसने आउटस्टैंडिंग किया, पैंडेमिक के बाद में अगर आउटस्टैंडिंग है तो भी कंसिडर कि भाई उसका कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, बस उसको हम एक लेटर डालते रहेंगे। हाँ, आप अगर अच्छे से अगर जो बंदा डिफॉल्टर है वो अपना लेटर दे दे कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे ये प्रॉब्लम्स है, वी कैन अंडरस्टैंड, बट लेटर उसके बाद आते रहेगा। उसको हम एक पैंडेमिक के ये जो एक आगे के एजीएम तक हम उसके ऊपर कोई, पर हाँ एजीएम में हम डेफिनेटली विल एक्शन अगेंस्ट हिम ऑल्सो। तो प्रायर जो हमारा एक्शन रहेगा वो 20,000 के ऊपर के जितने भी हैं, 20,000 के ऊपर के जितने भी है उन सबकी बाथरूम की लाइन हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ के हम लोग टेम्पररी बंद कर सकते हैं, हमारे ऊपर से नॉक बंद कर देंगे जब तक वो पैसा नहीं बता सकता। तो ये हमारा सोल्यूशन है। अभी आप लोगों को जिसको भी इसके ऊपर कुछ डिस्कस करना है तो एक एक करके अपना हाथ ऊपर करें, कुछ भी सजेशन है प्लीज आप अपना सजेशन दें। हर एक अपना जो भी मुद्दा है प्रॉपर आराम से बांधे, सबको बात करने का मौका दें। ओके,
सिंकिंग फंड में कितना पैसा है? सर सिंकिंग फंड पूरा मिला के है ना, टोटल एफडीआई नहीं है, वही सिंकिंग अलग नहीं। तो मुझे लगता है अच्छा है, किसी को कोई डिस्कस करना नहीं है। आप लोगों ने जो हमने बताया आपको जो ऑप्शन सभी को एग्री है, और वो विशेष पे हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो भी हमने आपको बताया उस हिसाब से हम लोग अपनी नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करने वाले हैं। और डिफॉल्टर का भी हाँ कोई भी हल्ला उल्ला करने से पहले पूरा मेरा बात पूरा सुन लीजिएगा। मेरा 2 पॉइंट है इसमें। एक तो मेंटेनेंस तो होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन में हम लोग फ्लैट की सेल करने जाते हैं ना, तो हमारा सेल वैल्यू नहीं मिलता। कंडीशन बहुत खराब हो गई है, सोसाइटी की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई है। आप सभी लोग देख रहे हैं, हम लोग को इस तरह से इस कंडीशन में रहना अच्छा नहीं लगता। हम जब आए थे तब कैसी थी, अभी कैसी, और जितनी भी 1 से 2, 3, 4, 5 सेक्टर, 6, 7 सेक्टर तक जाइए आप, सबसे खराब सेक्टर अपना है। इंटरनली देखने के बाद बहुत लोग आते हैं और हर किसी का अच्छा बना रखा होगा, लेकिन बाहर से देख के उसको रिजेक्ट करके जाते हैं। एंट्रेंस में ही देख लीजिए अभी क्या लगा है उधर ऊपर, मतलब रियली मतलब हम लोग को शेम फील होता है कि हम झोपड़पट्टी में जैसे रहते हैं, और झोपड़पट्टी का ही क्राउड अभी इधर आने लगा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आएंगे रहेंगे, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये भी है, बाहर ये रूमर है सब कि सेक्टर 4 में जाओ तो मिल जाएगा आपको, बाकी कहीं नहीं मिलेगा अगर सस्ता में भाड़ा भी चाहिए तो। ये हमारी इमेज हो गई है, इसलिए सबको महसूस होता होगा कि मेंटेनेंस तो होना चाहिए। 50-60 हज़ार रुपये देने से अगर हमारी सोसाइटी की मतलब कंडीशन इंप्रूव होती है तो हमारा सेलिंग का प्राइस भी बढ़ता है। लेकिन इसमें कुछ हर्डल्स है कि हम लोग इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 4 साल से आप लोग भी देख रहे हैं। मेरे हिसाब से 1-2 हर्डल छोटा है जो इसको थोड़ा सा एड्रेस करना चाहिए कमेटी ने। क्या है ना, लोगों को मेरे को विश्वास नहीं है, पैसा दे नहीं सकते ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत से लोग सेल करके जाते हैं 50-60 मतलब कहते हैं, तो वो लोग 50-60 हज़ार एक्सपायर नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। लोग सेल करके चले जाते हैं, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन 50-60 हज़ार नहीं देना चाहते हैं। देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड दिस। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कमेटी का मतलब हम लोग जो भी है, अभी ये लोग हैं, इसके पहले हम लोग थे और भी पहले लोग थे, लोगों को क्या ना विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये हमारा पैसा सेफ हैंड्स में जा रहा है और हम पैसा दे रहे हैं तो इसका सही उपयोग हो। ये एक मेजर रीजन है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम सब में से कोई भी ऐसा है कि जो साल भर के अंदर 50-60 हज़ार रुपये नहीं दे सकता। अगर हम फ्लैट में रहना अफोर्ड कर सकते हैं, हम गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, हम मेंटेनेंस अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर रहने वाला हर एक का मिनिमम इनकम तो 50 हज़ार रुपया होगा, फैमिली इनकम, या तो 30 हज़ार रुपये के बीच में होगा। तो 30 हज़ार रुपये इनकम वाला आदमी भी 60 हज़ार रुपये साल में अफोर्ड कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लोग देते नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट नहीं है कि ये पैसा हमारा सेफ हैंड्स में जा रहा है। पहले भी ये इन्होंने मेंटेनेंस लगाया था 5-6 हज़ार रुपये देने का पर मंथ, 60 हज़ार रुपये देने का, नहीं आया पैसा। अभी भी लगाएंगे तो क्या जरूरी है कि आएगा। इसके लिए ना ये जो सवाल है ना कि विश्वास नहीं है, इसके ऊपर हम लोगों को सोचना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 2-1 रीजन है कि जिसको इन्होंने एड्रेस करना चाहिए। मेरा रीजन नंबर 1 है, पहले तो कमेटी को स्टार्ट करना चाहिए। पिछली बार भी कमेटी ने लगाया जरूर, लेकिन कमेटी ने खुद मेंबर्स ने नहीं दिए चंदे। अगर इन्होंने चंदे दिए होते तो लोगों को विश्वास होता कि चलो इन्होंने स्टार्ट किया है और एक एक करके आते लोग जुड़ते। लेकिन कमेटी ने खुद वो पैसा पहले नहीं निकाला, तो इनको खुद को पहले अपने आप के कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा पैसा सेफ है। पहले
कमेटी को स्टार्ट करना चाहिए। कमेटी के लोग आपस में बैठते हैं, इनको अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, तो इन्होंने पहले पैसा निकालना चाहिए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात, कमेटी में एक पर्सन ऐसा है कि जिनके ऊपर पीछे एक फ्रॉड का केस है। हम लोग आपस में बहुत चर्चा करते हैं इस बारे में, वो एक बहुत सीरियस इशू है। मैंने एक बार इसके पहले एजीएम में उठाया था इस बात को, मतलब कमेटी में देखिए, हम सोसाइटी में रह सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारे ये मंत्रालय में भी आप देखते होंगे, सेंटर में, कोई भी कंट्री में, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट में देखते होंगे, जब किसी के ऊपर कोई खाली आरोप लगता है ना, तो उसके ऊपर इस्तीफा दो का दबाव आता है और उसको छोड़ के हटना पड़ता है। यहाँ तो प्रूवन है, पेपर्स है उसके, हमारे पास एफिडेविट कॉपीज हैं, सभी को दिया गया था, उसके बावजूद इस मेंबर को कमेटी में रखा गया है। तो सवाल ये उठता है कि मतलब आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं हमको, मैसेज क्या देना चाहते हैं? यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रीच है, जो ट्रस्ट का ब्रीच है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब गैप है। आपको इसको एड्रेस कीजिए, बताइए कि क्या ऐसी मजबूरी है आपकी कि उसको लेके चलना जरूरी है साथ में। आप सोसाइटी में रहने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन कमेटी में डिसीजन, वो हमारे बारे में डिसीजन लेगा, वो आदमी हमारे पैसे के बारे में डिसीजन लेगा आपके साथ बैठकर। ये जो है ना, मेरा ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारे बारे में वो आदमी डिसीजन लेगा जिसने ऑलरेडी फ्रॉड कमिट किया हुआ है, जिसका एविडेंस है, प्रूफ है, प्रूवन है। कोई ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट टू डिसीजन, सब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं, प्रूवन है, जिसकी इंटीग्रिटी, ये मान लीजिए कि इसमें देखिए पर्सनल मेरा कुछ नहीं है, पर्सनल वो व्यक्ति के साथ कुछ नहीं है, लेकिन ये इसकी वजह से क्या हो रहा है मालूम, हम सब सफर कर रहे हैं, हम सभी लोग सफर कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी में सफर कर रहे हैं। हम सबको दुख होता है, अच्छा नहीं लगता ये सोसाइटी में रहना अभी। सर हो गया है टाइम थोड़ा। तो इसके 2 पॉइंट पे आप कमेटी अगर इसको एड्रेस करें तो बहुत अच्छा। थैंक यू रोहित जी। सर्व ऐकला आंसर दो ना। मैडम आंसर दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। देखिए कैसा है, अगर आप लोगों को, मुझे पता नहीं है, ये अच्छा हुआ ये इन्होंने टॉपिक निकाला, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो मुद्दा है ना, ये 2011 से लेके 20 तक, अभी 22 में हम बैठे हैं, 11 साल वही मुद्दा घसट के लोग घिसट के लेके आ रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही हैं, बाकी सब गलत। ठीक है, उनकी अपनी सोच है, मैं उनके ऊपर नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ उनसे ये बोलना चाहता हूँ, अभी इन्होंने जो कहा, ये 2 साल थे कमेटी में, 2 साल में इन्होंने एक बार भी उस मुद्दे पे न चर्चा हुई, ना उस पे लेटरबाजी हुई, ना रिकवरी की कोई एक्शन हुई, ना एटलीस्ट वो बाबा तुम्हारे पास में 2011-12 का तुम्हारे हाथ में ऑडिट था, उसके अगेंस्ट में आप लोगों ने क्या एक्शन लिया। मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि भाई वो गलत है, सही है, छोड़ो, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं बताया जितना मैं बोलूंगा वो उनके पास उतने जवाब रहेंगे, उतने वो लोग रिवर्ट करेंगे और वो दलदल में फंसते रहेंगे, उसमें कोई नहीं। रही बात पांचाल जी की, तो अगर यहाँ पे जो पुराने मेंबर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इंसिडेंट, क्योंकि मेरे सामने हुआ है वो इंसिडेंट, और इनको भी पता नहीं रहेगा, ये तो शायद घर पे बैठते थे। मैं यहाँ पे खुद काम करता था एज अ मेंबर आई वर्क कियर। डायरेक्ट कमेटी में मैं कभी नहीं गया। मैं पहले 4 से 5 साल सबके साथ काम करता था, सोसाइटी के साथ काम करता था, पीटर भाई के साथ भी काम करता था, राजेश के साथ भी काम करता था। मैं काम करके आया, मैं समझा हूँ, जो मेरे को समझ में आया मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मैंने ये जो पहला जो पीटर फर्नांडिस और जो कमेटी थी, उनके साथ में जो इंसिडेंट जो ओपन हुआ वो मेरे वजह से हुआ है, क्योंकि मैं वहां पे गया था, वहां पे मेरे पानी का बिल भरने, मेरा जो सोसाइटी टैक्स का भरने गया था, और तभी पता चला कि हमारे इसका कुछ पानी का बिल पेंडिंग है। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या है, तो मैंने राजेश को बताया, तभी मैं कमेटी में नहीं था, तो मैंने बताया भाई राजेश मेरा वो रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यार तुम्हारा पानी का बिल है, तुम तो बोलते हो सब क्लियर है। बोला नहीं वो सब क्लियर है। तो जब उन्होंने चेक किया, तभी उन्होंने ऑडिट करने के बाद में उनको पता चला कि भाई ये है, तो उन्होंने पूरा ऑडिट कराया गया। वो ऑडिट करने के बाद में यहाँ पे एक मीटिंग की गई, जिसके अंदर
सबके सामने मेरे पास सब लोग यहाँ से बहुत जन थे वो मीटिंग में, वहाँ पे बताया गया कि भाई इतना इतना पैसा निकलता है। जहाँ के आज के जो आप इन्होंने बोला जो कमेटी में है वो बंदे को भी बोला गया तेरे पास भी इतना पैसा निकल रहा है। वो बंदे ने ठीक है बताया, बोला ठीक है इतना मेरे पास निकल रहा है मैं अभी दे रहा हूँ। उसने अपना उसके अलावा इंटरेस्ट भी जो 15-20 दिन का इंटरेस्ट था वो भी उसने उसके साथ में रिफंड ऑलरेडी कर चुके थे सबके सामने, ये सबको पता है। मेंबर्स ने उसको एक्सेप्ट भी किया था, एग्री भी किया है, वो एशियन ने एग्री भी किया है, तो अभी उसका आउटस्टैंडिंग तो बचा ही नहीं है, बराबर है ना, उसका को बताना रह गया है पीटर जी का। अब देखिए पीटर जी का है, उसके ऊपर एक सवाल नहीं उठा रहा, नहीं मैं कहाँ बता सवाल उठा रहा हूँ कि आप कमेटी में रखे हैं उसके ऊपर। हाँ नहीं कमेटी उसके लिए ओके चलो तो ठीक है। कमेटी में मुझे बताइए जब कमेटी में ये डालते हैं आपको पता रहेगा ना इलेक्शन का प्रोसेस तो आपको मालूम है ना सर, मतलब आप तो बड़े नॉलेज वाले, आपने भी किया था, आपको भी रिजेक्ट किया गया था। हाँ आपने तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट करवाया था है ना, तो मैं आपको इलेक्शन में वो बता देता हूँ। देखिए कभी भी जो भी इलेक्शन करते हैं ना आप लोग, ये समझिए ये सब खेल किस तरह से होता है। जब आप इलेक्शन में फॉर्म भरते हो ना तो जो रजिस्टर ऑफिस है, जो इलेक्शन ऑफिसर है, वो पूरा चेक करता है कि बंदे का आउटस्टैंडिंग क्लियर है क्या, आउटस्टैंडिंग है, बंदा प्रॉपर है क्या, उसके बाद में उसको अप्रूव करता है। पर उसके पहले वो एक नोटिस लगाता है जो कि 20 से 25 दिन पहले की नोटिस होती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि आपके बिल्डिंग में इतने जनों ने निवेदन भरे हुए हैं इलेक्शन के लिए, जिस किसी को भी ऑब्जेक्शन लेना है बताओ, आप सुन लीजिए ये चीज को, साहब तो बहुत अभी बड़ी बड़ी बातें करके गए, मैं बता रहा हूँ उनकी बात। तो जिस किसी को भी एक्शन लेना है, नहीं उसको किसी को भी एक्शन लेना है तो आप अपना राइटिंग में एक्शन ले और इलेक्शन कमीशन को उसको रिजेक्ट करने गए, होता है क्या? उस टाइम आपने ये एक्शन क्यों नहीं ली सर? मेरा कहने का मतलब आप समझ लो, तभी आपको क्या मालूम नहीं था वो चीज? हाँ नहीं वो सब ठीक है, अभी वो मेरे को आपको मैं रीजन दूंगा, आप चलता रहेगा, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया है। अच्छा तो ये हो गया, ये चलता ही रहने वाला है, ये यही मुद्दा रहेगा, अभी और 4 दिन उठेंगे वही चीज है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, तो मैंने ये क्लियर कर दिया है कि पांचाल जी का जो भी था वो उन्होंने पे करके पूरा क्लियर कर दिया है, उनके अगेंस्ट में कुछ भी ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं है और वो क्लियर है, इसलिए वो यहाँ बैठे। ओके नेक्स्ट कोई बोलना चाहता हो? आइए कोई आइए मैम। यही चलता रहेगा तो मेन काम है कभी होगा। हेलो क्या हुआ? 4 साल से जो काम अटका हुआ है, आपने फर्स्ट बोला था ईजीएम के अंदर जो लिखा हुआ है हाँ वो मुद्दा हाँ। वो ज्यादा बात करेगी, बिल्कुल तो रिपेयरिंग का बात ठीक है। ये लास्ट पॉइंट बात कर रहे हैं, इनको ही बोलने दो, ये लास्ट के बाद कोई डिस्कशन नहीं होगा इसके ऊपर, दैट्स राइट, सबका टाइम वेस्ट है, सबका टाइम वेस्ट है। 4 साल से अटका हुआ है वो चालू करो ना। नहीं कौन बोलना चाहते हैं? एक मिनट अच्छा किसको डिस्कस करना है ये मुद्दे के ऊपर, प्लीज हाथ ऊपर करें। और किस हाँ तो वहाँ बैठना देता हूँ आइए हाँ नहीं रिपेयरिंग मेन पॉइंट और कुछ नहीं, वेरी गुड। तो अभी आप लोगों को हाँ तो ठीक है, बिजू जी का जो है वो इसके रिलेटेड नहीं है। अब रिपेयर का जो प्रपोजल आया है, अगर आपके पास 5 जनवरी 2020 का मिनट्स का कॉपी होगा सबके पास, आप देख सकते हो 5 जनवरी का ऑलरेडी डिसीजन लिया गया था बिल्डिंग रिपेयर स्टार्ट करना है, ठीक है। उस टाइम पे ये आर्किटेक्ट कंसल्टेंट 5 जनवरी का मिनट्स सोसाइटी का डिस्ट्रीब्यूट किया, मिनट्स चेक कर लो, आर्किटेक्ट को उसी टाइम पे रखा गया। 2 साल से वो एक ही कंसल्टेंट बार बार अप्रूव होते आ रहा है। ये जस्ट मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी कंसल्टेंट बता रहा हूँ। आर्किटेक्ट एक कंसल्टेंट ही है पूरी दुनिया में काम करने के लिए। क्यों मेंबर जो है एक ही कंसल्टेंट को लेके चल रहे हैं? मेरा सवाल ये 2020 में मिनट्स का कॉपी हर एक मेंबर चेक कर सकता है, नहीं है तो मेरे से ले सकता है जो सोसाइटी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आर्किटेक्ट कंसल्टेंट का नाम उसमें भी है। आप ये सोच लो कि अभी भी लोगों के सामने वही चीज़ आया है और लोगों ने अप्रूव उसी को किया। ये कोई जादू नहीं है। अगर ये लॉजिक है तो आप लोग समझ रहे कैसा लॉजिक है। 2020 से लेकर अभी तक एक ही कंसल्टेंट प्रेजेंट ही होता है और अप्रूव भी हो गया। पैसा तो सबको देना है, मेरा भी पैसा जाएगा, किसी का पैसा सबको अपनी जेब से देना है। सेकेंडली एफडी ज़्यादा तोड़ने की बात है, मैं उसके साथ में नहीं हूँ। सोसाइटी का एफडी सोसाइटी के इमरजेंसी फंड में आता है। अगर हम लोग जो जितने लोग बैठे हैं, बाकी को तो मैं बोलता भी नहीं हूँ, जितने लोग बैठे हैं ये अगर 60,000 रुपये दे सकते हैं तो काम शुरू होना चाहिए तुरंत, इंस्टेंट। आप बोलोगे कि 240 से कलेक्ट करना शुरू करना है, एफडी तोड़ के काम करेंगे, ये
टाइम बॉम्ब पे बैठेंगे, खुद बॉम्ब पे बैठेंगे, कल इमरजेंसी फंड हमारे पास दे रहे हैं, क्योंकि अप्रूवल आप लोग दे रहे हो पैसा तोड़ने का, मैनेजिंग कमेटी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसके ऊपर। अगर पैसा नहीं आएगा एफडी तोड़ेंगे वो उनका कहना है, बिकॉज जो कंसल्टेंट अपॉइंट हो रहा है उसका एग्जिट पॉलिसी क्या किसी को पता है? अगर हम उसको बीच में निकालते हैं तो आप लोगों को क्या नुकसान होगा, मुझे क्या नुकसान होगा, पता है आपको? नहीं पता है। अपॉइंट करने का कंडीशन क्या आपको पता है? किसी को पता है? किस बेसिस पे कंसल्टेंट को अपॉइंट किया जा रहा है, उसकी कंडीशंस क्या है? कोई क्लैरिटी किसी के पास है तो प्लीज आगे आके बताइए, सबको पता है। एक मेंबर यहाँ से बनाइए कि कंसल्टेंट को अपॉइंट करने का कंडीशन आपको पता है कि क्या कंडीशन है, अगर वो प्रोजेक्ट छोड़ के जाएगा तो वो क्या देगा, हम उसको निकालेंगे तो वो क्या लेकर जाएगा, 1% पूरा लेगा, उसका पेनल्टी लेगा, नहीं लेगा, ये सारे क्लॉज किसी को नहीं पता। अगर आप में जितने लोग बैठे कोई भी एक आदमी आके खड़ा होकर बोले कि मुझे पता है, तो मैं बोलता हूँ कि आपके पास ट्रांसपेरेंसी की बात होगी। 2020 से लेके आज तक एक ही कंसल्टेंट है जो पुश किया जा रहा है और सभी ने अप्रूव किया पूरा। मिनट्स की कॉपी के साथ में कहाँ पे शेयर किया है रिजल्ट, सर्वे रिजल्ट, कितने वोट्स आए हैं, कितना येस, कितना कौन सा फ्रेंड ने येस बोला, कौन सा फ्रेंड ने नो बोला। हो सकता है आपने हाँ बोला, आपका नाम लिखा हो, मैंने हाँ बोला, मेरा नाम लिखा हो, किसको पता है ये ट्रांसपेरेंसी है क्या? मिनट्स तो डिसीजन सबके पास आ गया। कितने लोगों ने आवाज उठाया इसके खिलाफ कि गलत उठाया करके, भाई गलत डिसीजन ही गलत है। मैंने बोल दिया भाई इसको अपॉइंट करो, जिसको चेक करना है इंडिविजुअली जाके चेक करो। आप में से कितने लोग जाके चेक करोगे उसको? मुझे नहीं लगता कोई जाके चेक करे, मैं जाऊंगा चेक करने के लिए, बाकी लोगों को जानने का हक नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी इसको बोलते हैं। माईगेट का ऐप है, आप माईगेट ओपन क्यों नहीं उसको फ्लैश कर दो, क्यों नहीं कर सकते हो? है ना, ऑप्शन है आपके पास, लेकिन करना नहीं है। जिसको पूछना है जाके मुझे पूछो और झगड़ा करो। मनमानी है, आपको झेलना है झेलो, नहीं झेलना है रावल के साथ हाँ बोलो, बस हो गया। थैंक यू बिजू, थैंक यू। अच्छा, ये मुझे लगता है बिजू ने जो पॉइंट किया आप लोगों को सबको पता चला होगा कि बिजू क्या बोलना चाहता है। समझ में आए ना आप लोगों सब लोगों को बिजू क्या बोलना चाहता है? मतलब बिजू की जो अपनी राय है वो दे दी है उसने। अब बिजू का कहना है कि बिजू हम लोग एडिटेक के ऊपर ज़्यादा फोर्स करें, एडिटेक के ऊपर ज़्यादा फोर्स करें। ठीक है, बिजू की सोच होगी, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। वो उसकी अपनी सोच है कि शायद करते भी होंगे कि भाई अपने आदमी को अपॉइंट करो और फिर अपने आदमी आपको मिलता होगा, उसका ऐसा सोच होगा, वो करता होगा। एडिटेक को अपॉइंट करने के लिए हमने 3 बार अलग अलग तरीके से, पहले हमने एडिटेक को रखा, एडिटेक को हमने बताया, एडिटेक को हमने अपॉइंट करने के लिए कुछ रीजन है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो एकदम क्लियर रीजन है। एडिटेक को इसलिए किया कि एडिटेक ने ऑलरेडी 1 नंबर में काम किया हुआ है, उसने पूरा कंप्लीट किया हुआ है, यहाँ पे जाना हुआ आदमी है, ऑलरेडी ये 2 प्रोजेक्ट कर रहा है। एडिटेक ने पहले हमको मदद किया था, तभी हम उसको अपॉइंट करना चाहते थे। हमने जब भी कंसल्टेंट अपॉइंट करने की बात की है तो हमने पहले 15 दिन पहले नोटिस डाली है। आप लोगों सबको देखिए नोटिस, सबको मेल आया होगा, माइग्रेट आया होगा, सबको आया। भाई जिसको भी एडिटेक का, जिसको भी लगता है कंसल्टेंट आपके पहचान का या आपके साथ, आप हमको दो, हम उसका ही दो। कितने जन ने दिया बिजू, कितना भेजा आपने कंसल्टेंट? मैंने उस टाइम भी बोला था न्यूज़पेपर में एक ऐड नहीं, अरे बिजू यार, ठीक है ठीक है, सुन लिया आपके। बिजू का क्या कहना है कि सजेशन बहुत करता है बिजू, कैमरे के लिए हमको सजेशन किया गया, लास्ट टाइम मिलिंद था। अरे एक मिनट, अरे यार बात तो करने दो, मैं बात किसी कंसर्न नहीं बाकी डिस्कशन क्या चल रहा है? ओके, मैं समझ रहा हूँ तेरी आदत है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, we will discuss about it। ठीक है, बात करें अभी बात करें। तो ऐसा है कि एडिटेक का फिर हमने बोला यार ये भी नहीं हो रहा है, एक काम करते फिर एक बार अपन राय लेते हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता देता है, मुल्ला जी ने आया शॉर्टलिस्ट किया, उसके बाद हमने कंसेंट भी दिया है, हमने कंसेंट भी भेजा है। कंसेंट भेज के राइटिंग में आप लोग में से बहुत से मेंबर है जिन्होंने राइटिंग में दिया है ओके करके, आप लोगों ने सबने दिया है और वो कॉपी मेरे पास अभी भी है। कोई भी एक फ्लैट का आदमी उठ जाए, खड़ा हो जाए, मैं उसका स्थिति विशिष्ट बता दूंगा। अगर कुछ मैनिपुलेट हुआ है तो आप वो बंदा बताएगा इसमें मैनिपुलेट है। मैंने वो स्कैन करके रखा है, मुझे मालूम था ये बंदे कहीं ना कहीं तो इस तरह के लेके आएंगे उंगली करने के लिए, तो मैंने वो स्कैन करके रखे होंगे वो डेट में, तो वो भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अब वो जो है एडिटेक को हमने उसी बेसिस पे हमने अपॉइंट किया है मेजोरिटी के हिसाब से। अच्छा एक मिनट, अभी देखिए क्या हुआ है, कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया है
सी आप लोगों का पहले एक ना करने का है। अभी कैसा है मालूम है, एक याद रखो, आप लोगों को कुछ प्रोसेस में बताता हूँ। कंसल्टेंट क्यों चाहिए, उसका क्या फायदा है, उसका क्या नुकसान है, सब बताता हूँ। देखो कंसल्टेंट है ना, हाँ तो कंसल्टेंट है ना जो हमने अपॉइंट अभी तक नहीं किया है, वो अभी इसलिए करने वाले हैं क्योंकि कंसल्टेंट का हम उसके ऊपर पूरा एग्रीमेंट होगा सोसाइटी के साथ में। कंसल्टेंट अपॉइंट होने के बाद में वो टेंडरिंग होगा। जो कॉन्ट्रैक्टर जो अपॉइंट होता है वो नहीं हुआ है, कंसल्टेंट हुआ है। तो कंसल्टेंट टेंडर इश्यू करेगा, पेपर में ऐड देंगे और जिसके जिसके वेंडर है वो सब टेंडर आएगा। लास्ट टाइम ने सेम प्रोसीजर किया था विदाउट अपॉइंटिंग, विद द हेल्प ऑफ दैट एडिटेक ओनली। और हमने वहां पे रखा था कि भाई एडिटेक आके आपको बताएगा इतने टेंडर पड़े हुए हैं, बंद किए हुए हैं, आप बताओ। अगर आप सब ओके करते हो तो हम इमीडिएट काम चालू करते हैं। 4 साल पहले किया गया था। वही लोग जो लोग ने अभी ले रहे हैं वही लोगों ने कभी भी ऑब्जेक्शन लिया था इसी सेम चीज के ऊपर। वो सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो वहां पे उन्होंने रोक दिया, यही सब विक्रमबाजी करके कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। वो रोकने के बाद में आज वही सिचुएशन आ गया है। अभी टेंडरिंग आप समझ लो, टेंडरिंग करना मतलब कंसल्टेंसी हमको हेल्प करने वाला है, वो कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है। वो समराइज करने वाला है, जितने भी कोटेशन आएंगे पेपर में ऐड देना, जो भी वर्क होता है पेपर में ऐड देना, उसका कोटेशन बनाना, उसको समराइज करना, वो वेंडर की पूरा डिटेल लेके आना, उसका पूरा बायोडाटा अपने सामने रखना, वो पूरा सिलेक्ट करके लेके आएगा। वो आपको समराइज करके देगा, इतने टेंडर आए हुए हैं, उसमें से ये 5 जन लगते हैं, मेरे हिसाब से अच्छे हैं, आप लोग इसको चेक करो। फिर हमारा वो साइट पे, उनके साइट पे जाके हम खुद क्रॉस चेक करेंगे। आप लोगों से भी किसी भी आना है वो आ सकता है, वो साइट पे वो देख सकता है। वो वेंडर की पूरी हम लोग ये निकाल के देंगे। उसके बाद में जो 5 सिलेक्ट हो गए हैं उनको हम वापस इंटरव्यू के लेंगे। 1 by 1 इंटरव्यू होगा वो बंदे का इन फ्रंट ऑफ द आईटी। अच्छा, वो जो बंदा होगा कंसल्टेंट, वो कंसल्टेंट होगा, वो बताएगा, डिसाइड वो डिसाइड नहीं करेगा, वो खाली सजेस्ट कर सकता है भाई ये बंदा ऐसा, ये बंदा। डिसीजन हम सबको लेना है, उसको नहीं लेना है, उसका कोई। आफ्टर कंफर्मिंग द वेंडर, आफ्टर कंपनी में टेंडर, जो टेंडर का वेंडर कंफर्म, उसके ऊपर डे टू डे बेसिस पे जो ध्यान रखना है हम आप नहीं रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, बड़ी है इन्वॉल्वमेंट है, पेमेंट की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके लिए उसका बंदा, उसका इंजीनियर हर वक्त उसके ऊपर ध्यान रखना, कॉस्टिंग करना, चेक करना कहीं है, उसको अपने को रिपोर्ट बना के देना, उसके वाउचर, उसका पेमेंट कितना है, कौन से स्लैब पे है, कौन से डेट पे, पूरा फॉलो ये वो करेगा। उसके अलावा उसके साथ में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर कंसल्टेंट इन्वॉल्व होता है। अगर कहीं पे भी कुछ कहीं गिर गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसका पूरा जवाबदारी वो कंसल्टेंट का होता है, कमेटी या सोसाइटी का नहीं होता है। उसके ऊपर वो पूरा एक्शन कमेटी बंदा जाकर घूमेगा नहीं उस चीज के लिए, तो वो कंसल्टेंट करेगा। ये कंसल्टेंट का काम है। उसका पेमेंट शेड्यूल करना, कंप्लीट हुआ है कि नहीं, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना, ये काम कंसल्टेंट का है, कमेटी का नहीं है। तो कमेटी सिर्फ अपॉइंट कर रही है, कमेटी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। कंसल्टेंट काम खाली सजेस्ट करना है, डिसीजन लेना आप सभी का काम है। आप लोगों में से ही पता जाएगा कि भाई इतने टेंडर आए, इसमें 5 है, आप सिलेक्ट करो। 5 के अलावा अगर आपको देखना है तो आप चेक करके बताओ कौन सा अच्छा है। रेट वाइज आपको दिखाया जाएगा, पूरा स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा, वो रेट पे हमको मिलेगा। उसके बाद में क्या चीटिंग होने वाला है, सिर्फ बउआ छोड़ देने का, भाई चीटिंग होगा, पैसा जा रहा है, इतने साल से चल रहा है। कंपनी पे एक बार आप, मैं बता रहा हूँ, आज आपको अच्छा मौका है, कमेटी पे एक बार तो भरोसा करो। आपको मैं 4 साल यहाँ हम लोग बैठे, आप 4 साल में इन्होंने एक पैसे का भी ये बताया नहीं है, एक पैसे का भी, सिर्फ बहाने, सिर्फ 8 साल पुरानी स्टोरी, 12 साल पुरानी स्टोरी लोगों को बेच रहे हैं। और लोग हम अपने आप को, मतलब लोग इस तरह से उस चीज पे भूल जाते हैं कि खुद का घर बर्बाद में आ गया और इतने डालने लगे। मैं यही चाहता था, इसीलिए मैं चाहता था आप लोगों को अभी स्टेट, आप पूछो उनको, भाई बताओ, प्रूफ करो। अब मेरे को बताओ, अभी आप लोगों को आगे क्या करना है, क्या आपको ये काम करना है या नहीं करना है? अभी भी हमारा कोई बात नहीं, हमको नहीं काम करना है। अच्छा, आपको कंसल्टेंट अपॉइंट करना है या नहीं करना है? ओके, कितने जन एडिटेक के लिए अप्रूव है? ओके, और कितने जन नहीं है? ठीक है, तो मेजोरिटी तो एडिटेक का ही है। तो अभी तो मेरे को लगता है ऑनलाइन या ऑफलाइन भी अप्रूव हो गया है, तो अभी इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। अभी अपना टोटल काम का स्टार्ट करने की, देखिए लास्ट टाइम से हम लोग यही कर रहे हैं इस डिस्कशन में। अभी प्रोसेस में बता रहा हूँ, इसमें मैंने आपको रिपेयरिंग के बारे में बोला। दोस्तों, मेरा घर 401 में है और मैं 22 साल से इधर रहती हूँ। आप सबका जिम्मेदारी होता है बिल्डिंग मजबूत करने का, और आप सबका ये सहकार देने का जरूरी होता है। आप लोगों का यस चाहिए हम लोगों को। मैं 401 में रहती हूँ, आप लोगों का
अभी अभी एक मिनट, I think for the first time after 22 years, I came to society in 2001. Okay, I agree with Ravi Yadav. I really, God bless, and I really support you for that. हाँ, एक मिनट। ये रवि, ठीक है। Okay, point taken, Prajakta, point taken. अच्छा, मैं ये सोसाइटी में 2001 से आई हूँ। रवि यादव मेरे बाद आए। I support him. हम लोग एक दूसरे के ऊपर ही रहते हैं, but we never agree on nothing. एक बात भी एग्री नहीं हुए, लेकिन आज आई एग्री, ओके, फुल सपोर्ट। सेकेंडली इज दूसरी बात है जो मेंटेनेंस का, सॉरी नॉट मेंटेनेंस, आई करेक्ट माई सेल्फ, जो रीस्ट्रक्चरिंग का हुआ था प्लम्बिंग का फर्स्ट फेज का ना, जो पैसे कितने लाख लगेंगे, 60 lakhs, एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट एज पर द एरिया. Somebody will get 19,000, somebody will get 20, somebody will get 31 and all. 25,000 maximum है. कितने रेगुलर प्लेयर्स है? प्रवीण कुमार जी नो, how many regular players are there among them? How many flats are regular players? Out of 240, 100? How much? Out of 240 flats, there are 150 regular players. Okay? We are distributing this. Okay? We have our funds which we have kept in dire consequences. जो भी होगा वो बैंक में है. अभी जो 150 है, 150 है, जो 150, 150 फ्लैट्स जो रेगुलर प्लेयर्स है, minus 240, whatever is there, okay? Suppose we take 90 or 100 or whatever flats are there, okay? जो 500 रुपये पे नहीं कर सकते, आपको लगता है that they will keep aside 5,000 rupees to play? उसका भार किसके ऊपर आने वाला है? Point number 1, okay? I want that clarity from the committee today. Okay, please mark that. Okay. Secondly, out of the 10 members or 11 members, जो भी members बैठे, how many of you all are defaulters and how many of you all are regular players? I want that clarity today. Okay. I know a few members, मुझे मालूम है, अरे मेरा साइन गलत हो गया और वो हर बार गलत साइन होने के बावजूद बाद में वो पेनल्टी कैंसिल करने के लिए, and I have a proof, I can ask the statements even today. And I will show you that there is zero penalty on that person. Okay? I will not remove the name. I will ask from the account, from the registrar itself, because I don't want to make it an issue today. But with the supportings, I will get it. I will get it from my internal investigation. Okay? So let's not remove that topic. I only want the clarity of people जो नहीं पे करते हैं, जो नहीं पे करते हैं 90 lakhs, उसका भार किसके ऊपर आने वाला? आप FD तोड़ोगे उसके लिए क्या होगा? I want that clarity. Secondly, 5 lines. You have put 5 lines. Okay? 129 में पहले put up किया था, 125 में put up किया था. Lines करने के बाद में 10 दिन के बाद वापस वो टैंक धुला गया. वापस कौन सा कमी? सुनीता और मैं, सुनीता please stand. सुनीता और मैं, we still suffer the same water problem. Our pipes have been changed. The tank has been cleansed. Money has gone. The plumber has been paid. Okay? His plumber, okay? But we still face the problem. Me and Sunita still face the problem. We have given up till times we have come. जो सिक्योरिटी है पानी का उसको बोला गया, सोसाइटी के मैनेजर को बोला गया, प्रवीण को आके बोला गया, नो प्रॉब्लम. प्लम्बिंग के लिए नए पाइप्स आ गए, क्लीनिंग का टैंक का पैसा चला गया, बट मी एंड सुनीता रेगुलर पेयर्स. सुनीता पेयर्स 12 months नहीं, यही है प्लम्बिंग का ही पॉइंट है. इफ यू आर डूइंग इट, डू इट सिस्टमैटिकली. हाँ, तो यही 2 पॉइंट्स में क्लैरिटी चाहिए, और तुम्हारे अंदर कितने भी डिफॉल्टर्स है उसका क्लैरिटी चाहिए. सबसे पहले अपन डिफॉल्टर बोलते हैं. हमारे में से कौन डिफॉल्टर है देख लेते हैं. मेरा पूरा पे है. लेजर विनोद, लेजर घेऊन या आपल्या सर्वांचा. हाँ, कमिटीचा सर्व जेवढे 9 कमिटीमध्ये त्या सर्वांचा लेजर घेऊन. अच्छा, दूसरा, अभी पिज्जा ने बात ही किया है कि उनको और सुनीता मैडम को प्रॉब्लम हुआ था. एग्री? प्रॉब्लम हुआ था. काम आप अब जब काम करते हो तो कोई परफेक्ट नहीं होता है प्रॉब्लम.
उसका सोल्यूशन भी निकलता है, हमने सोल्यूशन भी दिया है। अब मैडम ने जो सोल्यूशन लिया अभी मैं उसका सोल्यूशन का आपको डिटेल देता हूँ। मैडम कोई में बोलेगी नहीं, मुझे लगता है ऐसा। तो मैडम ने, सुनीता मैडम का भी प्रॉब्लम था, इनका भी प्रॉब्लम था, इन्होंने बोला मेरे घर में प्रॉब्लम है, ये है, ये बोला ठीक है चलो मैम ये हमने किया है, करके दे देंगे। हमसे कोई बात नहीं, हमारे प्लम्बर से बात करते हैं कितना लेगा इसका, तो वो तो प्लम्बर है, उसको तो रेट देना है 2500 होएगा इसका। तो मैडम बोली नहीं 2500 नहीं, मैं बोला आप बात मेरे को मालूम नहीं। फिर यहाँ आते मेरे को कि तेरा प्लम्बर 2500, मेरा प्लम्बर 2000 में काम करता है। बोला अच्छा है, बोला 2500 हमारे ले 2000 में कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, करो। जब ये 2500 में मैंने पूछा तू भाई तू 2500 क्यों कर रहा है, तो बोलता है सर मेरे को झूला डालना पड़ेगा, झूले से काम करना पड़ेगा 2500। तो बोला तेरे को कौन बोला झूला डालने की जरूरत है, खाली तेरे को सीढ़ी पे चढ़ के वहां से बोलना है। तो बोला ऐसा रहेगा तो सर मैं 500 रुपये में काम करूंगा। तो बोला मैडम को बता बेटा, बोला मैडम का मैं काम नहीं करूंगा सर, आप मेरे को 1000 रुपये 5000 देंगे तो भी नहीं करूंगा मैडम का, ये उसके वर्ड थे। मेरे को ठीक है कुछ काम नहीं होगा तू कर ले। इसने 2000 का काम करवाया, करवाने के बाद एक बिल लेके आई थी 2000 रुपीज का। अभी देखो 2000 का बिल लेके आई थी। अब इसको मालूम है हमारा सिस्टम कैसा है, जब भी काम करोगे तो लेबर और मटेरियल ये दो अलग बिल लगते हैं हमको, ये हमारे सिस्टम से, क्योंकि वो ऑडिट करना पड़ता है, ये अपनी सिस्टम से। मैडम ने 2000 का बिल भर के लेके आया है, तो हमारे अकाउंटेंट ने बोला भाई ये 2000 का बिल नहीं चलेगा, आपको लेबर और इसका अलग अलग बिल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अकाउंटिंग सिस्टम है। फिर मैडम ने 1000 रुपए का लेबर और 1000 रुपए का मटेरियल लेके आए। तो बोला अरे वाह 2000 का लेबर में 1000 में हो गया। बोला कोई बात नहीं। बात किया मैंने हार्डवेयर भाई क्या क्या मटेरियल दिया, 1000 रुपए का मटेरियल दिया भाई, 2 पाइप चेंज करना है, एक और चुट्टी बड़ी इतनी जो 10-25 रुपए मिलती है, और 2 उनके नॉब आते हैं जो 25-30, आज ही 150 रुपए का मटेरियल है वो, हमने चेक किया वो। इन्होंने अपने घर का वॉल, बाकी के और भी मटेरियल ऐसे 2000 का मटेरियल उन्होंने दिया था, हमने वो कार्ड डाला, हमने बोला ठीक है। अब इनको 300 रुपए देने के बाद नहीं वो प्लम्बर बताएगा, वो प्लम्बर बात करना। तो अभी मटेरियल का, तो मटेरियल देखो अगर ये इतना ही चेंज करना है, आप कोई भी चेक कर लेना अपने घर में प्लम्बर को बुला के कितने रुपए का मटेरियल लगता है। हार्डली 300 रुपए, हमने 500 रुपए दिया मटेरियल का, उनको मालूम है, और लेबर का 1000 रुपए दिया। अब मेरे को बताओ जब ये 2500 का 1500 में काम होता है तो 1000 रुपए क्या कहां से, क्यों नहीं बताया? क्लियरिटी देनी है ना आपको अगर पैसे ही नहीं देना है, हमारे आउटस्टैंडिंग चेक करनी है इनको, अपनी चोरी छुपानी है ये, और दूसरों को चोर। अब ये सिंपल क्या है मालूम है, चोर मचाए शोर, सिंपल लॉजिक यही होता है। इसका अभी आपको कुछ, अब ये टॉपिक ज्यादा नहीं करते, खत्म कर दे। अच्छा और किसको बात करना है? ओके कम ऑन, एक मिनट पहले तब क्या है ये लोग क्या है सांग सभी को ये कहना चाहता हूँ कि रिपेयरिंग के खिलाफ मैं भी नहीं हूँ, रिपेयरिंग के साथ ही, लेकिन ये लोग ने जो प्रोसेस किया ना उसके खिलाफ हूँ। सबसे पहले 2019 में इन लोगों को बोला था रिपेयर एंड पेंटिंग कमेटी बनाओ, क्यों नहीं बनाया? उसका रीजन किधर है? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आर्टिकल डिसीजन क्यों है? मैडम में आज की उसी के बाद मेरे को मेरा हक बोलने का है, मेरे को मेरा हक बोलने, मेरा मेंटेन आप कर रहे हो, मेरा मेंटेन आप कर रहे हो, मेरा मेंटेन आप कर रहे हो क्या? कमेटी क्यों नहीं बनाया? मेरे को ये चीज बताओ, आर्टिकल डिसीजन क्यों ले रहा? ट्रांसपेरेंसी बनती है, ट्रांसपेरेंसी 12 दिन साथ में हो ना, फिर करो ना काम, क्यों नहीं कर रहे? आर्टिकल डिसीजन ले रहे हैं। और मैं कोई भी 45 लाख का एफडी तोड़ने के लिए परमिशन नहीं है, वो इतने साल से पैसा जमा हुआ है, उसको तोड़ने का नहीं, पैसा रिकवर करो सब लोग से, बाद में काम करो। और कोई भी वेंडर को एडवांस में पेमेंट नहीं करना, काम करने के बाद पेमेंट करना। कमिटी बैठा नहीं है, कमिटी बैठा है, वो सोच नहीं सकता हमारा पैसा। अरे हाँ तेरा पैसा है, हो गया ना तेरा। अच्छा देखिए अभी सबसे पहला देखिए अभी कैसे है मालूम है, वही मुद्दे आने वाले हैं, ये यही 4-5 मुद्दे लेके आते हैं, ये सिंपल है। हाँ डिस्कशन अभी कमिटी क्यों नहीं बना रहे वो बताना तू। कमिटी क्यों नहीं बना? अच्छा ठीक है, देखिए अभी कमेटी की बात की है, बराबर है, उसने बोला था रिपेयरिंग कमेटी, हमने अगर उनको पता नहीं रहेगा तो हमने एक लेटर दिया था सबको। यस दिया था हमने, और हमने बताया था, सुनिए पूरी बात सुनिए।
अरे हाँ रिजेक्ट किया है। ओके ठीक है तुमने मुल्ला जी को बोला था, मुल्ला जी ने आधी टैक्स को रिजेक्ट बराबर किया, है। तो भी तुमने उसको अपॉइंट किया। बराबर है, मुल्ला जी किया। का ईमेल है तुम्हारे पास, अभी एचसीएम में हो गया ना? मेरे पास भी है। नहीं उसमें ये भी हुआ था कि कमिटी कैन डिसाइड, मुल्ला जी का ही वर्ड है, कमिटी कैन डिसाइड, ये आपको ही सबके सामने हुआ है। ठीक है अभी छोड़ दे, अभी टॉपिक पे आता हूँ। तेरे टॉपिक पर रिपेयरिंग कमेटी का जब मांगा था तो सिर्फ एक एप्लीकेशन आया था और हमने हर एक बिल्डिंग से एक एप्लीकेशन मांगा था, अगर आपको मालूम रहेगा तो, क्योंकि हमको हर एक बिल्डिंग का एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था। ये हमने क्लियर कट किया था, रिपेयरिंग कमेटी के लिए हमको हर एक बिल्डिंग का एक एक मेंबर चाहिए, ये हमने बोला था, सबके सामने बोला था। कौन है? सिर्फ एक मेंबर को लेना है। अभी बताता हूँ, चलो ठीक है, अभी 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 एक काम करते हैं, बराबर है मनोज का, तो ठीक है अभी मैं बताता हूँ उनको। ठीक है अभी एक काम करते हैं, अभी हमको क्या करना है, बात हो गया, अभी बताओ अभी हमको क्या करना है। अभी हमारे पास है ना कुछ वैकेंट सीट्स है, 5 वैकेंट सीट। नहीं बराबर, नहीं फिर क्या करें हम लोग, पहला रिकवर करें फिर काम स्टार्ट करें, वही उतना करें। ठीक है ठीक है, कैसे है मालूम, देखो कोई भी मेरी बात समझो, मैं तो थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो एक पैसा भी किसी का नहीं छूटता है, आप समझो, एक पैसा इंटरेस्ट भी नहीं कम होता है, कभी भी याद रखो। ये सबको मालूम ही बता रहा हूँ मैं, आपका रिपेयरिंग का पैसा 6 महीने तक देखेंगे, वरना आपके मेंटेनेंस में ऐड होगा, ये सबको एग्री है और ये होता ही है। तो 4 बिल्डिंग, एक पूरा बिल्डिंग काम करेगा और 10 जन पैसा भरेगा, ऐसा कहीं नहीं चलता है। खाली ये डराना है, डरो मत, सबके मेंटेनेंस में ऐड होगा वो पैसा और उसको रिकवरी भी होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा आफ्टर कैलकुलेशन, तो वो कोई टेंशन मत लो। ये सब ये होती है। रही बात अभी जैसे मनोज ने किया है, मनोज ने एक मुद्दा दिया है कि भाई एफडी मत तोड़ना रिपेयरिंग के लिए। अब आप लोग हमको डिसाइड करके बताओ भाई काम स्टार्ट करना है तो हम एफडी तोड़ सकते हैं या नहीं। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमको वेट करना पड़ेगा पेमेंट आने तक और काम पूरा डिले हो जाएगा। आप बताओ क्या करना है। नहीं अभी अब तो खाली इतना ही बोल रहा हूँ, अपना जो एफडी है नहीं जरूरत पड़ेगा तो ही तोड़ेंगे, उसके ऊपर डिसीजन लो, वरना यही मुद्दे पे ये लोग वापस झगड़ा करेंगे। अभी आप लोग उसी मुद्दे पे लो। अच्छा एफडी अगर जरूरत पड़े तो तोड़ना है या नहीं तोड़ना है कमेटी को? कितने जन ओके बोलते हैं? हाथ ऊपर करो, जिसको भी ओके करना है तोड़ना है। ओके, और वो रिपेयर फंड ही है, यही बता रहा हूँ, वो रिपेयर फंड ही है और ऐसे व्यक्ति काम आता है। डियर मेंबर, मैं लास्ट ईयर यहाँ पर आई तो मुझे कॉलोनी का एकंदरित देख के ऐसा लग रहा है कि अगर रिपेयरिंग का सब्जेक्ट है तो रिपेयरिंग के ऊपर बोलो। हाँ, मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, मैं भी फेस कर रही हूँ, मैं 1 साल से यहाँ पर आई हूँ तो मैं भी फेस कर रही हूँ, मेरा सीलिंग वगैरह सब लीकेज हो रहा है। तो एफडी जो तोड़ने की बात हो रही है वो एफडी हम किसी के लिए जमा करते हैं, इमरजेंसी के लिए। तो इमरजेंसी के लिए अगर जमा करते हैं तो उनको हम लोगों ने साथ देना जरूरी है और उसका हम लोग अपने को हिसाब दे रहे हैं। उनके ऊपर एक बार ट्रस्ट कर लो आप, हाँ कर लो। और अगर अपने को रहना है, देखो अपनी इतनी तो कैपेसिटी नहीं है, वापस घर चेंज कर सकते, जिनकी है वो लोग जा सकते, अपनी नहीं है, अपने को 4th फ्लोर पे फेस करना है तो रिपेयरिंग अपने को जरूरी है। ये मेरा मुद्दा है और मैं उसके साथ हूँ, कमिटी के साथ हूँ। ऐसा लग रहा है आपको तो आप वो बोल रहे ना आउटस्टैंडिंग वो चेक करने के लिए बोल रहे हैं, जिनको शक है वो लोग जाओ ऑफिस में आउटस्टैंडिंग चेक करो कि पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। और कमिटी मेंबर से कि पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, नल का पानी हम लोग को चाहिए। कल मेरे को बीएमसी का पानी चाहिए क्योंकि मैं 1 साल से बीएमसी का पानी के लिए फेस कर रही हूँ, क्योंकि बोरिंग के पानी से हम लोग के कपडे खराब हो रहे हैं, वॉशिंग मशीन खराब हो रही है, हम लोग के बर्तन खराब हो रहे हैं। एक मिनिट मला पूर्ण बोलून दे। बीएमसीचं पाणी आम्हाला पाहिजे, कारण इतर वसईमध्ये पूर्ण वसईमध्ये कुठेच बीएमसीचं पाणी नाहीये असं झालेलं नाहीये। बीएमसीचं
मी माझी कमिटी मेंबरला रिक्वेस्ट आहे पाणी का प्रॉब्लेम सबको पानी का दिक्कत है मैं 22 साल क्यों बोली ये बिल्डिंग खड़ा किया मेरा जीजन है इधर पहाड़ था 2 महीने जलाया मैंने देखा विजय रॉड्रिगस मेरा भाई ये बिल्डिंग खड़ा किया ये पहाड़ सभी डमोलिश करके बनाया मेरा भाई मैं इधर खाली एक शंपल लैब था उसमें मुझे रखा मैं मेरा हीटर नाटक में लॉन्ड्री में बनाया मेरा जीजा वो नहीं वो मैं इसलिए भाई सब बोला मेरे भाई ने बिल्डिंग बना मेरा जीजा ने ये डायरेक्टर था दूसरी बात एक दिन प्रीजा मैडम ने मुझे घर पे बुलाया इधर सरकारी वाले आके बैठा था ऑफिस में मैडम ने आके मेरे को बुलाया मेरे से एक लेटर लिखाया और उधर ऑफिस में मुझे देने को बोला अब वो मुझे पता नहीं क्या ये ऑफिस का बात मैं थैंक यू। अच्छा रही फ्रेंड्स वेट बेटा, प्राजक्ता मैडम ने जो पानी का इश्यू बोला है, अगर आपने 10 दिन नोट किया होगा ना तो 10 दिन हमने बोरिंग बंद रखा है, पानी आपको बीएमसी का ही मिल रहा है, आपने चेक किया होगा। तो कोई बात नहीं, देखो क्या है, देखो मैंने अभी भी बताया ऐसा कोई मेंबर है जिसको पानी नहीं मिला और हमने पानी नहीं छोड़ा है, सबको छोड़ते हम लोग। आपको अगर आपको 10 मिनट पानी चाहिए आप फोन करते हम छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए, और ये प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व होने वाला है क्योंकि हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुके हैं बीबीएमसी को देते, और एक लाइन अपने को बड़ा मिल रहा है जो कनेक्शन करके हमारा प्रॉब्लम पानी का बीएमसी का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। यस देखिए बोरिंग चालू करने का है, देखिए मेरी बात सुनिए, बोरिंग चालू करने का हमको शौक नहीं है, वो मजबूरी है हमारी, क्योंकि पानी आ रहा नहीं है। अगर आपको पानी नहीं मिले कहाँ से करेंगे मैडम? बोरिंग का पानी हम लोग इसके लिए चालू नहीं करते जो बोल रहे हैं ना, तो बोरिंग का पानी का लाइन अलग से रहता है और बीएमसी का पानी का लाइन अलग से रहता है, वो कॉलनी है, वो अपन करेंगे। अच्छा किसको देखना है मेंबर का आउटस्टैंडिंग जो मैडम ने अभी बताया प्रूफ के साथ में? मैडम अरे देखो ना, आपको तो हक है, सबको पता चलना चाहिए ना। सब देखिए प्लीज, हाँ आप लोग देख लो, मतलब ऐसी बातें होती है हवे में। ब्लेम गेम इसको बोलते, ब्लेम गेम। ओके तो क्लियर है ना? So I wanted to know that is it clear? जैसे आपने यहाँ पे आके बोला ना, ओके तो क्लियर हो गया क्या? तो क्लियर हो गया क्या? हाँ चेक करके क्लियर। ओके थैंक यू। क्लियर हो गया सबके सामने।
बात कर रही हूँ कि फोर्थ मैं निकल जाऊँगी फोर्थ फ्लोर सेकंड फ्लोर से तो भी पानी नीचे आने वाला है एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर जरूर वीक हो जाएगा। सो इट इज बेटर कि हम लोग कभी न कभी किसी पे तो विश्वास करेंगे, हमको पैसा निकाल के बैंक आने के लिए देना। मैंने एफडी के बारे में भी एक बात बताइए, जो बैंक का फैसिलिटी है एफडी का, तो दे विल कंसल्ट विद द बैंक एंड दे विल डिसाइड व्हाट टू डू। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अपना अभी जो बात चल रहा है भाई घूम जाओ जो टेरेस पे जो शेड लगाना है उसके बारे में, तो शेड लगाना वो क्यों लगाए और हम लोग किस लिए शेड लगा रहे, हम लोग किस लिए शेड लगा रहे? इनको लीकेज है, फोर्थ फ्लोर को लीकेज है, और एक फोर्थ फ्लोर पे अनीता मैडम है, जो भी है सब लोग फोर्थ फ्लोर पे, उनको अकेले को लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है, उनको अकेले को लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम लीकेज का वो ग्राउंड फ्लोर तक आ सकता है, बराबर आ गया है, लेकिन ये सॉल्यूशन शेड लगाने से सॉल्व होगा क्या? ये पहले आप लोग समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं इतना देर में बोल नहीं पा रहा था, अभी मैं बोलना चाहता हूँ कि शेड लगाने के बाद क्या ग्राउंड फ्लोर तक लीकेज आएगा या नहीं, ये कभी आप लोग ने सोचा? मेरा ऐसा राय है कि मैं डायरेक्ट आपको बोल देता हूँ कि जो शेड लगाना सही नहीं है। जो लोग लगा रहे वो उनको देख के हम लोग फोर्थ फ्लोर सेक्टर 4 में भी शेड लगाए। ये तुम लोग जैसे पागल लोग कोई नहीं है। फिर तुम लोग ये सोचो कि तुमको लीकेज हो रहा है और लीकेज को कैसे बंद करना है, उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अगर प्लीज मैं आपको बोलता हूँ, ये सॉल्यूशंस है ना, ये हम लोग कम खर्चे में भी कर सकते हैं। फॉर ट्रायल बेसिस एक बिल्डिंग में करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तुम लोग सीधा शेड लगा दो, सब 12 का 12 बिल्डिंग में शेड लगा दो। पहले एक बिल्डिंग को तुम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करो कि ये बिल्डिंग को अगर चलो प्रवीण सर्वात जास्त कुठल्या बिल्डिंगला फोर्थ फ्लोरला लिकेज आहे प्लीज यार, मी काय विचार करू? अगर मेरा क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपको बोल सकता हूँ, मैं बैठ जाऊंगा। अच्छा मैडम, आपको फोर्थ फ्लोर में लीकेज होता है, बराबर। आपका बिल्डिंग नंबर 128। मैं 128 के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। 128 में मेरे सभी फ्रेंड्स रहते हैं, मुझे भी पता है वहाँ पर लीकेज है, साइड वॉल से लीकेज है, टेरेस से भी लीकेज है, बात से भी। तो मेरा प्रपोजल ये है कि हमारे सोसाइटी कमिटी जो है उन लोग ने 128 बिल्डिंग को, खास करके 128 बिल्डिंग को, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, तो ओरल लगाए पहले हिम्मत नहीं। हेलो, तो 128 के लिए इन लोगों ने एक वाटर प्रूफिंग आती है। वाटर प्रूफिंग मीन्स व्हाट? पेंट का आता है, एशियन पेंट, वो गारंटी देती है 5 इयर्स के लिए। वो तो 10 इयर्स के लिए देती है, लेकिन हम 5 इयर्स पकड़ेंगे, 50% लेस। अगर वो एक 128 के लिए करे, चलो 128 नहीं तो 129 किसी की बिल्डिंग है त्याच्याला कर, मैं तो बोलता हूँ 129 से शुरुआत करें, क्योंकि हमारा सेक्रेटरी उसमें रहता है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। लेकिन वो ट्रायल बेसिस पे करना चाहिए। क्या आप लोग राजी है क्या नहीं है इस पर? क्या आपका 60 लाख का पैसा, आपका 60 लाख का पैसा पूरा का पूरा? मैडम, आपका लीकेज का बात कर रहा हूं मैं वही बोल रहा हूँ, लीकेज को सॉर्ट आउट कर रहा है। नहीं, तू बोलून देत नाही, ते बोलतात कोण कसं कसं काय? तर सोल्युशन तुम्हाला वाटते का बरोबर आहे? ट्रायल लेने का टाइम नहीं है। हाँ चलो ठीक है, अगर शेड लगा दिया और
बाई चांस साइक्लोन आ गया, बाई चांस साइक्लोन आ गया, नहीं आप लोग को लगता है, मैंने सामने का देखा था, मैंने सामने का देखा था, सामने का बिल्डिंग का देखा था, अभी लास्ट ईयर साइक्लोन आया, उसका पतरा पूरा हिल रहा था। तो आप लोग को अगर वो आप लोग प्रैक्टिकल सोचो, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, ओके? हेलो, देखो अभी ये सब है ना चलते रहेगा, साइक्लोन भी आएगा, भूकंप भी आएगा, पोल्यूशन भी आ जाएगा। अच्छा, अभी ये सब कमेटी मेंबर आपको पूछ रहे हैं। देखिए सतीश का एक मेंबर है, पेड मेंबर है, पेड करना है प्रॉपर, उसका हक है, उसने अपना सजेशन दिया। अब आप सभी लोग डिसाइड करो कि सतीश का सोल्यूशन सही है या शेड सोल्यूशन। आप सब लोग बताइए, शेड के लिए कितने जन एग्री है? हाँ, वो देखिए सब पूरा ठीक है। अच्छा, अभी जो सतीश ने सोल्यूशन दिया उसके लिए कितने जन एग्री है? सतीश ओके, चेक चेक ना, कमी है लाओ पूरे, ओके डन। चलो अभी यहाँ डिस्कस, ओके ठीक है, लेट्स सी। देखो मैं अभी सतीश के बारे में बताता हूँ, जो उसने बोला हम लोग ने पॉइंट कंसिडर किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया था। सेम थिंग हमने अप्लाई किया था बीजू के लिए, बीजू भी यहाँ पे नॉरिस कंसल के फ्लैट में किया था, और अपना 134 में रेन्यूका करके एक सुनंदा केमिकल है, जो कि वाटर प्रूफिंग में सबसे अच्छे कंपनी में ली जाती है, जो कि मुल्ला जी का स्टेटमेंट है। सुनंदा केमिकल लिख लीजिए अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो। वो केमिकल हमने यूज किया था, जिसने हमको 10 साल का गारंटी दिया था। हमने तो हमने वो इससे बात की थी, बीजू में बताया बीजू यार तेरे हाथ से स्टार्ट करते, बीजू का इसलिए करना था क्योंकि बीजू हमारी जो भी गलतियां हमको सामने से लाके बताता है कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये सही है। तो उसको हमने उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया था, उसके घर में, नॉरिस अंकल के घर में, और ये चारों में बीजू अपना फेल हुआ। हाँ तो ठीक है, फेल हुआ ना, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे देखो सोल्यूशन है। ऐसा नहीं हो 10 साल बोलते हैं, पर कैसा होता है हमने केमिकल पोते के बाद 10 साल उसको हर एक साल में आके ना एक आदमी आके पोता मार के निकल जाता है। ये सोल्यूशन है उनका, 10 साल देते वो लोग, वो एक महीना आके वो कहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे, हाँ ठीक है मार दिया पोता हो गया, तो वो सॉल्व नहीं करते। ये शेड का काम है। देखो हमारे साथ आप लोगों के डिफरेंसेस है, ओके वो लेवल पे ठीक है, पर जब आता है रिपेयरिंग का काम है ना, मैं चाहता हूँ कि सब मिलकर डिसीजन लो। अगर हम भी गलत है तो हमको भी बताओ हम गलत है, हम आप लोगों के साथ करेंगे जो भी सही रहता है, तो उससे अपना बिल्डिंग का नुकसान नहीं है। नहीं बस 10 पे मिटा लो ना, कोई प्रॉब्लम। हाँ आपका पर्सनल लगेगी ना, मत लेके आओ। देखो डिफरेंसेस हमारे भी आपके साथ में, आपके भी हमारे साथ में, ऐसा नहीं है कि हम भी, तो इसमें सब हो गया। तो अभी अपना एक सिंपल है, देखो मैंने वापस एक बार क्लियर करते हैं, अभी हम लोग टेंडरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। टेंडरिंग होगा, टेंडरिंग पूर्ण होने के बाद में हम आपके अभी कल परसों आपके नोटिस बोर्ड पे लगेगा, जिसके भी जितने पहचान के वेंडर है, जिसके भी जितने पहचान के वेंडर है जो छत बनाते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, उनको टेंडर भरने के लिए पेपर पे आए आना, अरे आइक ना, अरे हो, अरे हाँ अच्छा नहीं सुनो तो बता रहा हूँ, प्रोसेस ही ऐसा है, बिना पेपर का ऐड होता ही नहीं है। पेपर में ऐड होएगा, यहाँ का ट्रस्ट चाहिए ना, वो बोले ट्रस्ट कर दो, वो ट्रस्ट के लिए पेपर लेके आओ। ठीक, आपको देखो आपको वो ट्रस्ट के लिए आप लोग ने भर रहे हैं, वो भी लगाओ। ठीक है, वो अभी ठीक है, देखा रवि हो गया, चले ओके स्टार्ट। तो अभी हम लोग ना पेपर ऐड डाल रहे हैं। पेपर ऐड देखो कंपल्सरी, जब कंसर्न होता है ना उसको पेपर ऐड डालना ही होता है, तो पेपर ऐड डालता है। पहले भी हमने पेपर ऐड डाला था पहले टेंडर में, तो पेपर आता है, नोटिस आएगा, मेल आएगा, आपके पहचान के जितने भी अच्छे अच्छे वेंडर है जो अपने को अच्छा रेट दे सकते हैं, वो आप सजेस्ट करो, उनको भी बोलो टेंडर भरने के लिए, और टेंडर भर के लोग काम स्टार्ट कर देते हैं। सील टेंडर यहाँ पे ओपन होगा, ये भी बता रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हमने कुछ वहां पे मैनिपुलेशन किया है। वो पैक होगा, जिसको भी जब भी चेक करना है प्लीज आप आके चेक कर सकते हो, किसी को भी बना नहीं है। तो इसी के साथ इन शॉर्ट, ये ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, ये बहुत अच्छा है एसडीएम हो अपना, बहुत ही कम पॉइंट डिस्कस हुए, अच्छे टर्म और फ्रूटफुल हुए। तो वी विल स्टार्ट विद योर कंसेंट, वी आर स्टार्टिंग द रिपेयरिंग वर्क फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। जो भी प्रोसेस में स्टार्ट करके आपको हर इस पे ये करेंगे, अपडेट करेंगे, वो आपको बोल रहे हैं, वो टेंडर स्टार्ट हम लोग प्रोसेस चालू कर रहे हैं, और हर एक का आपको अपडेट मिलेगा। जिसको भी जो भी क्वेरी है वो स्टेट अगर आके पूछ सकता है, आपको जो भी सर्टिफाई होना हो सकता है। हम अभी काम फुल फ्लेज में चालू करेंगे। अगर जिसको ऑब्जेक्शन है वो आप एचजीएम, जब नेक्स्ट एचजीएम होगा, जब टेंडर होगा तभी आप रख देना, तब आप उससे बात करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा टॉपिक निकाला, ड्रेनेज का पहले बोलो बाबा, बहुत हुआ नहीं है। I just wanted to tell about the
आई हैव कंप्लेंट अबाउट दिस। मैंने कंप्लेंट किया था गटर वो जो साफ करता है उसमें, वो मेरे को आके पूछता है कि प्लीज़ मेरे को 50 रुपीज़ दो, मैंने आपका किचन का गटर क्लीन किया है, ठीक है, और वो कह रहा है कि आपने ब्लॉक किया है। फिर मैंने रेस किया, मैंने पे कंप्लेंट किया, 1 महीने के बाद मेरे को सोल्यूशन आता है कि निकाल दिया उसको, ओके, आपने उसको निकाल दिया, फिर उसके बाद आपने क्यों नहीं लगाया किसी को। और 126 में वो अब जब साइक्लोन पास होता है, वो ऑलरेडी एक मिनी नाला बन चुका है वहाँ पे, तो आप प्लीज वो करो रेक्टिफाई। देखिए कैसा है, जो बंदा काम कर रहा था ना उसको हमने पहले ही निकाल दिया है, क्योंकि हमको पता था कि हाँ, आपके कंप्लेंट के बाद ही निकाल। अच्छा देखिए कैसा है, आपका जो कंप्लेंट आया ना तभी हमने उसको निकाल दिया था सबसे पहले। सेकेंड, हमारा ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, सब चूहे ने खा चुके हैं, और चूहे खाने की वजह से सब मट्टी बैठता है, उसको साफ करना बहुत कठिन है। विशेषता 123 से लेकर 126 का जो ड्रेनेज है वो पूरा गार्डन फ्लैट से जाता है, और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, वो घूम करके यहाँ से आता है और फिर निकलता है। तो उसके बीच में चूहे ने इतना खा के रखा है कि वो अपने को प्रायोरिटी में उसका भी एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि वो साफ करते थक गए हैं लोग, क्योंकि पूरा मट्टी निकलता है आप देखिए। और ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं, 126 में हमको पता है, हम रेगुलर जाते हैं, खास करके रुपए जी वो वहां बैठ के सामने साफ करके, राज और रुपए ने साफ करके लिया हुआ है तार से अभी की वक्त में। तो काम देखो, हम लोग का भी एक अपनी लिमिटेशन है, आप ये समझा करो, हमारे हाथ में भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई करे, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारा ड्रेनेज सिस्टम लिटरली खराब हो चुका है, नेक्स्ट टाइम हमको उसको ज्यादा फोकस करना है, उसके लिए नए ड्रेनेज सिस्टम की हमको स्टार्ट करनी पड़ेगी। गैस की लाइन का जब चालू होने वाला है तो उसके हमने सोचा है कि बाईपास लाइन स्टार्ट करने का उसके अंदर, ताकि हमको बाईपास मिले। ये लाइन में हमने बाईपास डाला हुआ है, जो 2 बाईपास हमने यहाँ पे निकाले हुए, एक फ्लैट नंबर इधर का ग्राउंड फ्लोर में एक बाईपास डाला है, एक बाईपास आपका ये फ्लैट से डाला हुआ है, तो पानी का वहां से निकल रहा है। तो अभी अपना ये कर रहे हैं, तो उसका ये हमारे ध्यान में है कि ड्रेनेज सिस्टम खराब कर रहे हैं। अच्छा अभी क्या है, अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैसेज है। सी हमारे सोसाइटी में अभी क्या है कि 9 मेंबर है, रिपेयरिंग का काम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ, जैसे मनोज ने ऑलरेडी एप्लीकेशन दिया हुआ है, जिस किसी को भी कमेटी में आना है, लेडीज सीट 2 खाली है, तो मैं लेडीज सीट पे ऑलरेडी मैडम ने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन आया हुआ है, और कोई भी लेडीज अगर चाहती है, प्राजक्ता ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, तो 2 लेडीज है। इसके अलावा और किसी को अगर लेडीज को एंट्री करना है कमेटी के अंदर, प्लीज वेलकम। और जनरल में हमारे पास 1 है, 2 है, अच्छा SC ST और NT में 1 है। अच्छा अपने यहाँ पे कोई शेड्यूल ट्राइब है क्या, उसका सीट ओपन खाली है, तो उसका कोई इलेक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली आ जाएगा। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो अगले 2 दिन में प्लीज आप अपना एप्लीकेशन दें, 1 लिख दो, ताकि ऐसा नहीं हो कि तुमको ज्यादा हमने हड़बड़ी में अपने हाथ भर दिया, ऐसा नहीं करो। आप लोग 7 दिन लिया है, आज है सैटरडे तक आप अपना एप्लीकेशन जो भी इंटरेस्ट है प्लीज दो। अगर अपने को उसमें आता है, अगर इलेक्शन लेने की जरूरत नहीं, अगर उतनी फील्ड है, जैसे 2 वैकेंट है तो 2 अगर एप्लीकेशन आते हैं तो बिना इलेक्शन का हो जाएगा। अगर 2 के बाद 3 आता है तो 1 इलेक्शन होगा, उसके बाद में होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी आओ, सोसाइटी में आओ, कमेटी में आप खुद आओ। मैं नए मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, लिटरली नए मेंबर जो 12 मेंबर है, लास्ट टाइम जो 12 मेंबर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग कमेटी में आना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा उतरिए, समझिए सोसाइटी में क्या चल रहा है, देखिए। आपको पूरा हक है अकाउंट आके पूछने के लिए, आप लोगों को पूरा हक है हमसे बात करने के लिए। मैं चाहता हूं कि अगली जो कमेटी आए वो हम भी ना रहे, पुराना कोई नहीं रहे, सब नए मेंबर हो, ताकि गजे से आपस में वो हट जाएंगे। तो हमारी इच्छा है कि आप जितने भी नए मेंबर है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा सोसाइटी के काम में हाथ बटाना स्टार्ट करें और सोसाइटी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाए आप लोगों का। हम चाहते हैं कि हम अपना जो ये है पूरा भार आप लोगों को देना चाहते हैं नए मेंबर से, ताकि किसी का कुछ नहीं रहेगा, ग्रजेस नहीं रहेंगे और स्मूथली कमेटी चलेगी। तो ये हमारा पहला फोकस है। अच्छा ये मैडम से क्लियर, मैडम ने मैडम क्लियर है सब क्या? अरे तो लास्ट 1 मंथ नहीं होता है ना, 1 मिनट बिजू चेक करके बताना मुझे। अरे बता दो फिर, मैंने कल दाखवा दिया बरोबर है काम से हाउस है। अरे अभी का ड्यू 0 है ना, कितने महीने का दिख रहा है आपको, कितने महीने का? ओके आज आवे फिर जब पेपर दीजिए ना मैडम,
नो डोंट डिस्कस प्लीज, अभी टाइम नहीं हमारे पास। पेपर ले लो। ओके सो मेरा सिर्फ दो ही कंसर्न्स है, एक तो जो प्रिजन बोला मुझे वो जेन्युइन लगा, एक व्हाट ही सेड अबाउट द डिफॉल्टर्स, जो अगर 90% मतलब 90 फ्लैट्स है जो डिफॉल्टर्स में है, तो उनका जो अमाउंट है इज देयर एनी एश्योरिटी हम लोग से वो बाद में लिया नहीं जाएगा, एंड हाउ कैन यू रिकवर इट? और के लिए आप लोग अब ऐसे काम कर रही है, पानी बंद कम करना है, लोग बातें करना, तो No, but like now they are already not paying. जैसे एमएससीबी वाला क्या है लोग स्लिप हो गया आपके लिए। अंडरस्टैंड वन थिंग, कोई भी रहेगा ना, कितना ही बड़ा आदमी वो इन्वेस्टर हो, मेंटेनेंस को देना है, रिपेयरिंग खर्च को देना ही है। ऑलरेडी पे नहीं कर नहीं कर रहे, दो, वो अमाउंट जैसे कि लीगल एक्शन है ना, अभी जैसे so you know that na, see this 11 people is not paying since 3 to 4 years. more than that. More than that. So now we are taking them a legal action. The legal action means this goes to the registrar. Now we are not involved in any movement. Now registrar will recover their money. Otherwise they will steal their flat and recover that. So and नहीं होगा ना, तो उनका भी अभी स्टेप बाय स्टेप होगा ना। सी ये डरने की बात नहीं है, ये कोई भी काम जाओगे, कोई एनी कलेक्टर काम जाएगा, एक किसी भी बिल्डिंग में जाओगे ना, ऐसा एक बंदा मिलेगा नहीं इसका डिफॉल्ट है, सबके डिफॉल्ट होगा। रिकवरी का इसके लिए जो एफडीए है, इसके लिए हम लोग ने रखा है और जरूरत पड़ा तोड़ना है। जरूरत का कोई तोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती। देखो हमने हमारे 4 साल में आज उसी लिए किया है, तो ओके क्लियर है, गुड गुड, थैंक यू वेरी मच टू क्लियर दिस क्लियर। अच्छा ठीक है, तो मैं इसी के साथ ठीक है, नहीं अभी बस हो गया, टाइम ज्यादा हो गया है। आई थिंक सबके लिए अपना जो मुद्दा है उस पर डिस्कस हो गया है। So I thank you all of you to contribute your message and given us a go through. Thank you very much. अच्छा ये प्रपोजल थ्रू हो रहा है आप लोगों के अप्रूवल से, ओके, थैंक यू गाइस।